हाँ जी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर मेरे पास 20 lakhs ऑफ फंड्स आ जाए एग्जाम्पल के लिए, 20 lakhs का फंड आ जाए और मैं 10 से 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन। उसे कब स्विच करना चाहिए? सेकंड। हाउ कैन हाउ कैन आई प्लान माई टैक्सेशन? उस म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं है, और जिस दिन भी रिडीम करोगे उस पर लॉन्ग टर्म कैप गेन लग जाएगा। वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर, मैं उसको कैसे कम से कम कर सकता हूँ? ये प्लानिंग अगर आप आज से ही कर लेंगे। दूसरा, आप सबके सब म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, तो ये तो आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ ना, ये आपको आना ही चाहिए। ये एक ऐसी क्लास है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे ये बताने की जगह जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बता दो। फिर तो बस जो आप कहोगे वो करेगा। जो मैं आज बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और कहता है मुझे 20 lakhs की इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कहाँ करूँ? तो 4 फंड आपको बताने हैं, वो आप घर से सोच कर जाओगे मुझे 4 फंड कौन से बताने हैं। 10-20 लाख के लिए 20 फंड नहीं बताने हैं, 4 फंड काफ़ी है। 4 फंड कैसे होने चाहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और अगर उसकी एज कम है, एज कम है मतलब अगर किसी के 35-40 के आसपास है, तो हम उसका 100% पैसा म्यूचुअल फंड तक लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी 35 से अबव जा रही है, जितनी अबव जा रही है उतना ही इक्विटी में पैसा कम लगना चाहिए, फिर डेट में पोर्शन ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इक्विटी लगा सकते हो, और आपकी टोटल कैपिटल के परसेंटेज देखी जाती है इक्विटी और डेट में सिलेक्शन करते समय। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने जो अपनी पहले से अपनी जो आपकी पहले से इन्वेस्टमेंट है वो तो हो ही रखी है, तो हो सकता है वो डेट्स में हो। ये वाले 20 lakhs आप पूरे के पूरे लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो, तो मैं इक्विटी फंड बता रहा हूँ आपको। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को पास और डेट नहीं है, या मेरे को अपना रिस्क थोड़ा सा कम करना है, तो कुछ डेट आप बदल के बैलेंस्ड में आप, या फिर थोड़ा पैसा। तो पहले तो आप 4 डेट दे देंगे आप उन्हें। 4 कंपनी, एक कंपनी के 4 फंड दे सकते हैं, जिसमें से एक फंड होना चाहिए प्योरली इक्विटी लार्ज कैप। इक्विटी लार्ज कैप के लिए मैं एक फंड बताऊंगा आपको, HDFC टॉप 200 और HDFC ब्लू चिप। इन दो में से कोई एक दे दीजिए, HDFC टॉप 100, टॉप 200 और HDFC ब्लू चिप। इन 3 नाम से HDFC के फंड हैं, ये आप दे सकते हैं। ये सारे के सारे लार्ज कैप फंड है, HDFC 100 भी, HDFC 200 भी, और HDFC इक्विटी, HDFC ब्लू चिप। 3 फंड मैंने आपको बताया, 3 में से कोई एक दे दीजिए। सबके रिटर्न एवरेज 15 से 20% के बीच में है, 15 से 18-19% तक का एवरेज आ रहा है, और अच्छे फंड हैं। दूसरा, गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। सर वो ये फंड के नाम दोबारा बताना। ओके, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा। HDFC टॉप 100, HDFC 200, HDFC ब्लू चिप, ये 3 मैंने आपको बताए। ये लार्ज कैप के फंड हैं, इन 3 में से कोई भी एक चुन लीजिए। तीनों के रिटर्न सेम है, 15 से 18-19% तक आ रही है, और 15% बहुत कम ईयर्स में ही है, ज़्यादातर में 17-18-19 आ रही है। हम 15 का एवरेज मानकर चलते हैं कि भाई 15 भी मिल जाएगा, हम खुश हैं, तो 15 से ज़्यादा ही आएगा। इन 3 में अच्छे रिटर्न्स हैं, पास रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हो, अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। अच्छी स्कीम है, पुरानी स्कीम है, और बढ़िया स्कीम है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी कम है, हर चीज़ बढ़िया है। चलिए, अगला पैसा आपका जाना चाहिए फ्लेक्सी कैप में। तो फ्लेक्सी कैप के नाम से HDFC की ही एक स्कीम है, HDFC फ्लेक्सी। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है? पैसा इक्विटी के लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों में लगेगा। तो यहाँ से क्या होता है, रिटर्न थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप थोड़ा पैसा, 25% पैसा आप फ्लेक्सी कैप में भी लगा सकते हैं। तीसरा पैसा आपको लगाना चाहिए मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड मतलब उसमें इक्विटी भी होगी और डेट भी होगा। तो उसमें 50% इक्विटी होगी, डेट और गोल्ड का मिक्सचर होगा। तो यहाँ से आपका कुछ एक्सपोजर डेट की तरफ भी चला गया, गोल्ड की तरफ भी चला गया, और 50% तो इक्विटी में ही रहा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा फंड है HDFC का HDFC मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड। HDFC मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड, ये बहुत बढ़िया है। और बचा हुआ 25% पैसा जो आपका है, अगर आपकी एज 35 अबव है, 40, 45, 50 है, तो आपको ये पैसा डेट फंड में, प्योर डेट फंड में लगाना चाहिए। और अगर आपकी एज अभी 35 के आसपास ही है, तो ये वाला पैसा भी आप किसी भी लार्ज कैप फंड में या मल्टी एसेट फंड में लगा सकते हैं। तो उस केस में मैं आपको सजेशन देता हूँ, ये वाला फंड आप अपनी तरफ से आप पार्टी को कोई भी बता दे। लेकिन अगर मेरे से कोई कहेगा तो मैं इन्हीं 3 फंड में पैसा लगवा दूंगा, 33, 33, 33। मैं 3 हिस्से करूंगा, एक लार्ज कैप में लगा दूंगा, एक फंड, एक मैं मल्टी एसेट का ले लूंगा, और एक फ्लेक्सी कैप का ले लूंगा, और काम खत्म कर दूंगा। प्लानिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुई। सर थोड़ा फिर से बता देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
नहीं सर, सर ये रिकॉर्डिंग देंगे। एक मैंने सुना सर, मल्टी सुना है, मल्टी एसेट। दो और जो बताए हैं वो बता दीजिए। रस्तों जी की टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग भी आएगी। 3 चीजें बताई, सिर्फ नाम सुनने से नहीं होगा, मैंने उसके पीछे बहुत कुछ बताया है, वो भी काम की चीज है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। फिर भी शॉर्ट में 3 चीजें बता देता हूँ। मैंने लार्ज कैप में 3 फंड बताए थे, HDFC टॉप 100, HDFC टॉप 200 और HDFC ब्लू चिप। इन 3 में से कोई एक फंड लेना है। फिर मैंने 33% पैसा बताया है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप में डालने के लिए, और 33% पैसा बताया मैंने HDFC के ही मल्टी एसेट FOF फंड ऑफ फंड में डालने के लिए। टोटल 3 जगह बताया है कि आपका जो भी पैसा है, अगर आपके 35 के आसपास है तो, 35 से ज़्यादा है तो आपका कुछ पोर्शन डेट में जाना चाहिए। उस केस में आप 4 हिस्से करो और 4th वाला हिस्सा डेट में डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपके 35 से अबव है, जो जिस पार्टी की हम बात कर रहे हो उस पार्टी की 35 से अबव एज है और उसके पास अपनी कैपिटल और कोई कहीं पर सेविंग नहीं है, तो इसका मतलब डेट फंड में तो उसका है ही नहीं एक्सपोजर, तो फिर उसे 25% डेट फंड में भी देना चाहिए। और अब रूल के हिसाब से आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपने इक्विटी से डेट की तरफ ले जाना है उसे। अब कैसे मानकर चलता हूं मैं, ये मानकर चलता हूं आप 35 की एज में तो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, 35 की एज तक तो आपको सारा पैसा इक्विटी में डालना चाहिए। फिर आपकी टोटल कैपिटल का 4%, टोटल कैपिटल का 3 से 4% हर साल डेट में शिफ्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विटी का एक्सपोजर कम हो जाएगा और डेट का बढ़ता चला जाएगा। पहली चीज तो हमें ये करना है हर साल। हर साल कैसे करेंगे सर? हर साल ऐसे करेंगे, कुछ पोर्शन इक्विटी का रिडीम करेंगे और डेट फंड में डाल देंगे। डेट फंड में कौन से में डालेंगे? HDFC का फ्लोटिंग रेट डेट फंड, सिक्योर फंड है एकदम, 12% की रिटर्न दे देता है, और 12% की रिटर्न कम नहीं होती, 12% की रिटर्न बहुत होती है। HDFC का फ्लोटिंग रेट डेट फंड, तो वो 12% की रिटर्न लगभग दे देगा। अरे 10 भी देगा तो क्या दिक्कत है, डेट फंड है, FD में तो 6% मिलेगा, 10% तो दे ही देगा। 10 से 12 के बीच में उसकी रिटर्न आ जाती है, क्योंकि आजकल क्या है, स्लैशिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, कम होने की वजह से डेट फंड की रिटर्न बढ़ जाती है, तो इस वजह से उसके रेट रिटर्न ज़्यादा आ रही है। चलिए, तो हमने ये तो समझ में आ गया कि हमें 4 फंड बताने हैं, कौन से बताने हैं। अगर एज कम है तो 3 बताने हैं, एज ज़्यादा है तो 4 बता सकते हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पर नहीं आई, बताने का काम तो सब करते हैं, आप सब करते होंगे, और म्यूचुअल फंड एडवाइजर का काम फंड बताना है ही नहीं, है ना। हमें ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड एडवाइजर का मतलब कि सर वो बेस्ट है और वो बताएगा कौन से फंड में पैसा लगाओ, कौन से फंड में पैसा लगाओ, ये वाला डिसीजन तो क्लाइंट खुद भी ले लेता है, इधर उधर से देख दाख के ले ही लेता है, और लगभग सारे ही फंड एक जैसा ही रिटर्न देते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर वो दिमाग लगाएगा तो उसे पता लग जाएगा मुझे कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर का काम क्या है? उस फंड में पैसा लगवा तो दिया, अब उसे मैनेज भी करना है, उसे कब कहाँ स्विच करना है, कैसे रिडीम करना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं, चलिए, और इसके बाद फिर हम अपने वाले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, अब आप जरा ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, 20 लाख उसे इन्वेस्ट करना था, 20 लाख उसे इन्वेस्ट करना था, एज थी उसकी 35 ईयर। तो आपने उसे 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख 4 फंड में डाल दिए। पहले का नाम आपने रख दिया HDFC टॉप 100, दूसरे का था HDFC फ्लेक्सी कैप, तीसरे का था HDFC FOF मल्टी एसेट, FOF। बस आपने जो है 20 लाख लगाने के लिए 7 लाख, 7 लाख और 6 लाख लगवा दिए। सर आप HDFC का बहुत फेवर करते हैं, HDFC शेयर का भी बता रहे थे, HDFC बैंक का शेयर। उस दिन कुछ लोग कह देते नहीं बढ़ेगा, आप कह देते नहीं HDFC का लेके डाल दो, बढ़ेगा ही। प्लस ये जैसे म्यूचुअल फंड भी, तो और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है मार्केट में अच्छे अच्छे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप मोदी जी की तारीफ करते हैं तो मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आप मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं?
जी कमीशन लेते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मोदी जी कमीशन नहीं लेते हैं। हाँ, तो क्यों सर करते हैं? इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी। तो वो काम कर रहे हैं, प्लानिंग अच्छी से है, उनकी बातें जो है दूर तक। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आप उसकी तारीफ करते हैं? नहीं नहीं, मतलब उनके विजन से लगता है कि जैसे दूरदृष्टि, वो आगे का सोच के जो कुछ डिसीजन लेते हैं आगे का सोच के लेते हैं, आगे का देख करके। तो बस मेरे वाले आंसर को बता दो फिर। तो वही जी आपके जी वाला ही आंसर है जो मैंने देना है। एचडीएफसी का जो ठीक है। मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अच्छे से काम करता है, चाहे उसका म्यूचुअल फंड हो, चाहे बैंक हो, चाहे और भी वो जो काम कर रहे हैं, सबका सब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है एचडीएफसी। एचडीएफसी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और इसके जो प्रमोटर्स हैं उसमें जो बाहर की कंपनीज के, जो बाहर के देश के जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो पे विश्वास है। और पिछले 15 साल 20 साल से इन्होंने डिलीवर भी किया है। सबसे बड़े दो बैंक कौन से हैं? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आईसीआईसीआई बीच बीच में गड़बड़ कर देता है। चंदा कोचर पकड़ी गई थी गड़बड़ करते हुए समय, है ना? तो उसके अंदर तो गड़बड़ है, लेकिन एचडीएफसी में आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम कह सके कि इसके मैनेजमेंट पे कोई सवाल उठ सकता है। सर इनके एनपीए भी कम रहते हैं, एनपीए रेट भी काफी कम है कुछ इनका। कम है, एनपीए भी और कम है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, मतलब हर तरह से अच्छी है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो सारे फंड का रिटर्न बढ़िया है। तीसरा, जब हम एचडीएफसी की वो बेचते हैं म्यूचुअल फंड, तो उसका जो है ऑनलाइन सिस्टम है सारा। आपको ऑनलाइन बिक जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। रिडीम करना है ऑनलाइन चले जाओ, एसटीपी लगानी है ऑनलाइन कर लो, आपको सिप कैंसिल करनी है ऑनलाइन कर लो, कोई वैल्यूएशन निकालनी है ऑनलाइन कर लो, नॉमिनी रजिस्टर्ड करना है ऑनलाइन कर लो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर प्रॉब्लम होगी तो किससे होगी? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आपको और हमें। तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे ना जो बढ़िया तरीके से काम कर ले। अच्छा, कुछ लोग जो है इसको किसी कंपनी के थ्रू बेचते हैं। जैसे मान लीजिए आप सेंट्रिसिटी के साथ जुड़े हो और सेंट्रिसिटी के थ्रू आप एचडीएफसी बेच रहे हो, ठीक है? तो मैं कहूंगा कि आप ऐसा करते क्यों, डायरेक्ट एचडीएफसी बेच दो, ठीक है? बहुत सारी चीजें देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वजह से बदल दीजिए, मैं ऐसा ही हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बेचता हूं। मैं सेंट्रिसिटी के साथ जुड़ा था, लेकिन फिर मैंने सेंट्रिसिटी छोड़ दी और मैंने डायरेक्ट एचडीएफसी के फंड पकड़ लिए। और मैं एचडीएफसी के अलावा और कुछ किसी को बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी में चले जाओ सेम रिटर्न आएगी। तो फिर अलग अलग कंपनियों में पैसा क्यों लगवाना? सिर्फ एचडीएफसी में लगवाएंगे पैसा, और एचडीएफसी में हम पैसा लगवा देते हैं। सेम रिटर्न दूसरी कंपनी में भी आएगी, लेकिन एचडीएफसी की परफॉर्मेंस औरों से ज्यादा है। दूसरा सारा पैसा एक जगह रहेगा। और अगर मैं सेंट्रिसिटी के थ्रू एचडीएफसी बेचूंगा तो मुझे कमीशन कम आएगा, और मैं डायरेक्टली एचडीएफसी बेचूंगा तो मुझे कमीशन ज्यादा आएगा। तो मैं डायरेक्टली ही बेचता हूँ, ठीक है? तो मुझे हर चीज एचडीएफसी की पसंद है, लेकिन मेरे पास सेंट्रिसिटी भी है। कोई क्लाइंट अगर ऐसा आ गया कि नहीं मुझे सेंट्रिसिटी नहीं चाहिए, मुझे तो मिरेकल एसिटी चाहिए, चल भैया तुझे मिरेकल एसिटी दे देंगे, सेंट्रिसिटी तो है ही ना मेरे पास। चाहे मैंने आज तक उसकी पॉलिसी डाली नहीं है। एक और चीज, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड पर सारी कंपनियां ले सकते हो। आप जैसे सेंट्रिसिटी ने सारी ले रखी है, आप भी सारी ले लीजिए। बस फिर आपको अलग अलग बेचनी पड़ेगी, अलग अलग पोर्टल पे जाके बेचनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है? और मेरे को ये पता है कि हर एक एजेंट, हर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक ही कंपनी पे, एक ही फंड पे काम करता है जो उसे पसंद आ जाता है, फिर सबको वो वही बेचता है। तो जब आपने एक ही फंड पे काम करना है तो एक कंपनी में भी कर सकते हो। तो मैंने एचडीएफसी चुन ली है। अगर इसके एचडीएफसी के अलावा और कंपनीज के, अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पसंद है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड मुझे पसंद है। और ये मल्टी एसेट, मल्टी फ्लेक्सी कैप जैसा फंड है, मल्टी क्लास, है ना? तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड बहुत बढ़िया है। एसबीआई का ब्लू चिप फंड बहुत बढ़िया है। रिटर्न सेम है, एचडीएफसी एसबीआई की रिटर्न सेम है बिल्कुल। एसबीआई की थोड़ी कमी है। तो लेकिन अगर किसी को, मेरे दो तरह के ग्राहक होते हैं, एक अनपढ़ ग्राहक, एक पढ़ा लिखा ग्राहक। जो पढ़ा लिखा ग्राहक होता है उसे मैं एचडीएफसी बताता हूँ, उसके समझ में आ जाती है। जो अनपढ़ ग्राहक होता है, जो नहीं प्राइवेट में नहीं लगाऊंगा, ठीक है भाई, तो एसबीआई में लगा ले। तो मैंने दो ही कंपनी के लिए रखी है, एसबीआई और एचडीएफसी। एसबीआई की सोच के ली थी कि कोई गांव का ग्राहक होगा वो एचडीएफसी नहीं लेने वाला, उसे कितना ही समझा लो एचडीएफसी बढ़िया, एचडीएफसी वो समझ में नहीं आएगा। एसबीआई, आज तक एसबीआई में एक भी पॉलिसी नहीं डाली, आज तक एसबीआई का फंड ही नहीं बेचा 1 रुपए का। लिया था, कोड लिया था, लेकिन वो दिन ही नहीं आए। सबको एचडीएफसी समझाता हूँ, समझ भी आ जाता है सबके, और एचडीएफसी ही बेच देते हैं। चलिए खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक था कि सर 20 लाख आ जाए तो क्या करना है। हमने क्लाइंट को बताया भैया 20 लाख तू 7 लाख 7 लाख 6 लाख 3 फंड में डाल ले। तीनों के तीनों इक्विटी फंड है। सबसे पहले वाला लार्ज कैप था, बीच वाला फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप था,
और लास्ट वाला तो मल्टी एसेट है। मल्टी एसेट का मतलब होता है इसके अंदर 3 एसेट है। 3 एसेट मतलब इक्विटी भी है, प्लस डेट भी है, प्लस गोल्ड भी है। 3 चीजें हैं, मल्टी एसेट, सारी एसेट है। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं सर सारे के सारे फंड्स ने आपको 15% की रिटर्न दी, तो क्या करना चाहिए? रूल ये बोलता है जैसे जैसे एज बढ़े वैसे वैसे डेट फंड में आ जाओ। अब आपने 20 लाख डाले थे, 1 साल बाद वो 15% बढ़कर 23 लाख हो गए। अब जरा ध्यान से समझिए, आपने जाना है कितने साल तक? आपने जाना है 10 साल, मान लीजिए 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब जरा ध्यान समझिए, फर्स्ट ईयर आपके 23 लैक्स हो गए। तो आप तो हमेशा यही बोलते हो भाई पड़े रहना, तो छेड़ना मत। आप अपने क्लाइंट को क्या बोलते हो? सर आपने डाल दिए, अब आंखें बंद कर लो बस, अब 10 साल बाद ही देखेंगे इसको, क्योंकि आपको कमीशन हर महीने हर साल आना है, आपको अपने कमीशन से मतलब है, और रिटर्न भी बढ़िया आ रहा है, क्यों छुड़वाना है भाई? 15-17% का रिटर्न आ रहा है, क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, मजा आ रहा है, कॉर्पस बढ़ रहा है, एयूएम बढ़ रहा है, 20 लाख से 23 लाख हो गया, फिर 23 से 26 हो जाएगा, 26 से 30 हो जाएगा, खुश है सबके सब। लेकिन जो सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो क्या करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा सजेशन है, जरूरी नहीं आपको ये करना है, और ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने आंसर दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, उससे कहेंगे सर देखिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इसमें से कुछ पैसा आपको डेट फंड में ट्रांसफर करना चाहिए। कितने परसेंट करना चाहिए? मैं ये मानकर चलता हूं सर कि अगर आपका पैसा 23 लैक्स है और वो बढ़ भी जाएगा धीरे धीरे, इसमें सारा का सारा पैसा जब आपकी एज 55 के आसपास हो जाए तो वो सारा का सारा पैसा आपका कहां चला जाना चाहिए? इक्विटी में चला जाना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी फंड वैल्यू है, जो भी फंड वैल्यू है आपकी आपकी अगर आप 4% पैसा हर साल डेट में ट्रांसफर कर दो तो आपका 20 साल में 25 साल में पैसा लगभग लगभग सारा का सारा डेट में चला जाएगा। तो हम 5% करते हैं, 5% पैसा हम हर साल डेट फंड में ट्रांसफर करेंगे तो 20 साल में पूरा का पूरा 100% पैसा डेट में चला जाएगा। जरा ध्यान समझिए। अब कुछ लोग बोलते हैं सर इसको रिडीम क्यों करना है? रिडीम तो करना ही नहीं चाहिए, बार बार चार्ज लग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 1 साल के बाद रिडीम करोगे तो एग्जिट लोड नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? फायदे ही फायदे हैं, लेकिन रिडीम करने के क्या? किस किस को पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे चार्ज होता है? हैंड रेज कीजिए। और बोलिए, 1-2 बंदे फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर देंगे कि लॉन्ग टर्म कैप गेन इंडिया में कैसे लगता है। इसमें आप आंसर दीजिए। एडीजी बताइए सर कैसे लगता है? एडी के नाम से जो है बताइए। हाँ सर, 12.5% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और मीन सर, और मतलब शॉर्ट टर्म इज 20%, लॉन्ग टर्म इज एक और 12.5%। चीज बताता हूं मैं, अधूरी नॉलेज को मैं मानता हूं नो नॉलेज। इफ यू हैव इनकम्प्लीट नॉलेज आई कंसिडर इट यू आर नॉलेजलेस। तो आपकी कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। जिसको लगता है मुझे कंप्लीट नॉलेज है बस वही हैंड रेज रखें, जिसको इतनी ही नॉलेज है इतनी इन्होंने बताई वो हैंड डाउन कर ले। अच्छा सर, आप ये पूछ रहे थे क्या 1.25 लाख इज रिबेट? ये कहां से पता चला एकदम से? नहीं, मैं सोच रहा था कि आप और क्या पूछना चाह रहे हैं, तो वो मैंने बोला नहीं था इसलिए बोल दिया। बिल्कुल, तो सही बात है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिया में जो लगता है म्यूचुअल फंड्स पे वो 111 ए के तहत लगता है। 111 ए सेक्शन है उसके लिए, और वो 111 ए बोलता है कि अगर आपको 1 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 हुआ तो वो एग्जेम्प्ट है। 1,25,000 से ज्यादा हुआ तो 1,25,000 एग्जेम्प्ट है, बाकी पे टैक्स लगेगा। कितने परसेंट से? 12.5% से। वेरी गुड, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, जो है यही है। कैसे लगेगा सर? सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को लेस कर देंगे, प्लस अगर कोई एक्सपेंस हुए हो ट्रांसफर के, कोई चार्जेस लग गए हो, एग्जिट टोट लग गया हो, या जो भी छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं वो भी आपको लेस करने को मिलेंगे। वेरी गुड, तो हमें समझ में आ गया सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपए साल का एग्जेम्प्ट है। अब जरा ध्यान समझिए कि मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट की 20 लैक्स और वो 15 साल बाद कितने हो जाएंगे? लगभग लगभग ये मानकर चलिए 15 साल बाद वो हो जाएगा पैसा आपका 8 से 10 गुना। तो आपने जो 20 लाख लगाया था वो 10 साल में कितना हो जाएगा? लगभग 2 करोड़। लगभग 2 करोड़ हो जाएगा। चलिए अब इसी वाली चीज पे चलते हैं। अब अगर आपने उसे एक पार्टी को कह दिया, पार्टी से कह दिया कि भैया आपने 20 लैक्स लगाया और 15 साल बाद 2 करोड़ निकाल लिया। 2 करोड़ में से 20 लैक्स लेस होकर 180 लैक्स, 1 करोड़ 80 लैक्स पे 1,25,000 की छूट होने के बाद बाकी पैसे पे लग जाएगा 12.5%।
लेकिन हम क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे सर जब आपका पहला साल में वो 23 लाख हो जाए, 23 लाख में से लगभग 5% वो बनेगा 1 लाख रुपया। हम कहेंगे सर पहली बात तो इसमें से 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करो। कैसे करोगे, आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है 20 लाख पे, चलो तो यानी कि लगभग लगभग 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 1,25,000 डिवाइड बाई 15%। यहां से जो भी आंसर निकल कर आएगा वो वाला अमाउंट आप रिडीम कर देंगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कितना आया करके बताइए, आपके पास तो होगा फोन। $1,25,000 का प्रॉफिट चाहिए डिवाइडेड बाय 15%, ये आ गया सर 8,33,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा सर, इस 20 लाख में से 8 लाख रिडीम कराऊंगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? 8 लाख रिडीम कराते ही सर उसके ऊपर 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है आपको, वो रिडीम हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये 1,20,000 पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये 8 लाख रुपए रिडीम करा के मैं आगे डाल दूंगा। अब क्या होगा, 23 में से 15 लाख तो ये वाले हैं और 8 लाख नए हो गए, उसकी कॉस्ट हो गई सेकंड की अलग। अब जरा ध्यान समझिए, 15 लाख जो है उसकी कॉस्ट 15 ही लाख है, उसकी कॉस्ट सॉरी लगभग लगभग होगी, उसकी कॉस्ट कुछ कम है ना, उसकी कॉस्ट होगी, मैं थोड़ा कैसे समझाऊं आपको, चलिए समझाते हैं। आपने 20 लाख लगाए थे, उसके मैंने 2 पार्ट बना लिए। एक मैंने बनाया 6,80,000 अलग और 20 लाख में से 13,20,000 अलग। ये 13,20,000 वाला तो रह गया, हो गया 17 लाख रुपए का एक साल का, और ये 6,80,000 वाला हो गया 8 लाख रुपए का। मैंने ये वाला रिडीम करवाया, उसमें 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, वो टैक्स नहीं लगा, और जो पहले कॉस्ट 6,80,000 थी वो बन गई 8 लाख। किस किस को मेरी बात समझ में आई है कि सर 1,20,000 पे जो टैक्स बाद में लगना ही लगना है वो हमने आज ही बचा लिया। Sir, can you just repeat it once? चलिए अगर Sir, मान can you लीजिए, repeat ये है? हाँ सुन लीजिए, ठीक है सर। आपने आज 100 रुपए लगाए, 100 रुपए लगा के वो एक साल बाद हो गए 115। ऐसे करते 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 100 रुपए 15 साल बाद अगर आप रिडीम करते हो तो वो मान लीजिए 1,000 रुपए बन गए। तो आप पे टैक्स कितने पे लगेगा, पूरे 1,000 में से 100 लेस करोगे 900 रुपए पे पूरा टैक्स लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये 900 बच सकते हैं। कैसे, हर साल मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया, मैं अब एग्जांपल दूसरा दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने 10 लाख लगाए और वो 10 लाख के 15 साल में कितने बन गए, मान लीजिए 10 लाख बन गए, तो 9 लाख पे टैक्स लगेगा। दूसरा तरीका क्या है कि 1 लाख पे एक साल में आपको 15,000 का प्रॉफिट हो गया, आप उसे रिडीम कर लो, रिडीम करके दोबारा इन्वेस्ट कर दो, तो ये 15,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगली बार वो 1,15 हो गया, अब उसे 1,15 को फिर से इन्वेस्ट करके एक साल फिर रिडीम कर दो, अब की बार 20,000 का प्रॉफिट हुआ 1,35 हो गया, तो 20,000 पे भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 135 दोबारा से इन्वेस्ट कर दो, फिर एक साल बाद उसे रिडीम कर दो, वो 1,50 हो गया, 1,50 हो गया लेकिन टैक्स कुछ नहीं लगेगा, अब वो उसकी कॉस्ट होगी 150, फिर उसे रिडीम कर दो, और ऐसे करते 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 पूरे 15 साल ले जाओ। 15 साल बाद भी जब 14वां साल होगा तो उसकी वैल्यू होगी शायद मान लीजिए 8 लाख 9 लाख होगी उसकी वैल्यू, और 9 लाख पे 10 लाख हो जाएगा वो अगले साल, और उस 1 लाख पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली जो 1 लाख के 10 लाख हुए आपके, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा अगर आप उसे हर साल रिडीम करके चल रहे हैं। किसको मेरी बात समझ में नहीं आई अभी भी? मतलब जो टैक्स बेनिफिट की जो लिमिट है उसको हर साल बुक करते हुए चले जाएंगे, अपने मार्जिन को भी इन्वेस्ट करते। अगर आप 1,25,000 का प्रॉफिट हर साल बुक कर लोगे तो उसमें 12.5% के हिसाब से आप लगभग लगभग 22,000 रुपए हर साल बचा रहे हैं, और 15 साल में आप अपना 3 लाख रुपए जो टैक्स देना था वो बचा रहे हैं, और उसके लिए आपको 1 भी रुपया खर्च करना नहीं पड़ रहा है। टैक्स प्लानिंग है, आप अपने कस्टमर के 3 लाख बचा के दे रहे हो उसे, तो 3 लाख बचाने के ही प्लानिंग है, और इस बात के मैं पैसे अलग से चार्ज करता हूं। मैं अपने कस्टमर से बोलता हूं सर देखिए म्यूचुअल फंड दिलाने के लिए तो मुझे कंपनी से कमीशन मिलता है, वो तो फ्री है, मुझे पीछे से मिल गया, लेकिन जो प्लानिंग मैं बता रहा हूं कोई और नहीं बताएगा। मैं 3 लाख तो आप कैसे ही बचा दूंगा कि सर वो कैसे, मैं कहा सर ऐसे बचेंगे 3 लाख, कब कितना रिडीम करना है मैं बताऊंगा, उसकी मेरी फीस है, कितनी है फीस, मान लीजिए हम 5,000 रुपए वो दे देगा, या साल के ले रहे हैं 2,000 रुपए वो दे देगा, जैसी जैसी कैपिटल हो वैसे देते हैं, तो वो अलग से मिल जाते हैं, वो आपकी कंसल्टेंसी फीस है, और इसके बदले आप उन्हें क्या क्या बताओगे, एक तो टैक्स बचाया, हर
साल रिटर्न भरने के पैसे अलग से मिलेंगे। और क्या, और बताएंगे अभी। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वैसे, हाँ सूर्यवंशी जी आपकी क्वेरी बोलिए। कुछ नहीं सर, आगे चलिए सर। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको उनका पैसा इक्विटी में से डेट में ट्रांसफर भी करना है। तो जो 8 लाख आपने रिडीम करे हैं, अब जब इन्हें वापस लगाना है तो जितना डेट में लगाना और जितना इक्विटी पे लगाना है उसे इक्विटी में लगा दो। वो बैलेंसिंग भी हो रही है कि सर जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, जैसे ये म्यूट करिए प्लीज, आवाज जी आ रही है, कौन है म्यूट। जैसे जैसे आपकी उनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप उनको पैसा डेट में ट्रांसफर कराओगे 5% हर साल। चलिए मैं बताता हूँ मेरे साथ अगर कोई क्लाइंट होगा तो मैं इसे कैसे करता हूँ। देखिए मैं कैसे करता हूँ। मेरे क्लाइंट के पास 20 लाख इन्वेस्ट हुए, 20 लाख के 1 साल बाद हो गए वो 20 लाख पे 15% मिल जाएगा, 23 लैक्स। 23 लैक्स में से मैं उसे कहूंगा सर 8 लाख रुपए रिडीम कर दिए मैंने आपके, और वो 8 लाख रुपए दोबारा से मुझे जो है 8 लाख रुपए दोबारा से उसको इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, 23 लाख का 5% जो लगभग 1 लाख आ रहा है, मैं क्या करूंगा इस 8 लाख को जब री इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी तो मैं 1 लाख रुपए डेट में कर दूंगा और 7 लाख रुपए इक्विटी में कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अब जो मेरे कॉर्पस 23 लाख है उसमें से 22 लाख इक्विटी में और 1 लाख हो गया डेट में। अब अगले साल मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे 20 में से 8 लाख तो मैंने रिडीम कर लिए थे जिसकी कॉस्ट 6-7 लाख के आसपास पड़ रही थी, फिर जो यूनिट्स मैंने पिछली बार रिडीम नहीं करी थी वो वाली रिडीम कर लूंगा। अब की बार जब 22 लाख बढ़कर हो जाएंगे 25 लाख, मतलब ये 22 लाख बढ़कर हो जाएंगे 15% के हिसाब से लगभग 25 लाख, और ये 1 लाख 10% के हिसाब से हो जाएगा 1,10,000। इसको तो मैं एज इट इज रहने दूंगा। इस 25 लाख में से मैं 8.5 लाख और रिडीम कर लूंगा, या 8 लाख ही रिडीम कर लूंगा पूरे। 8 लाख रिडीम करने के बाद अब की बार भी मैं इसका टोटल कॉर्पस कितना है इसका 25 लाख, तो ये है, और 1 लाख ये 26 लाख। 26 लाख का 5% अगर करेंगे तो 1,30,000 आएगा, और 1,30,000 का अब की बार मुझे 10% रखना है क्योंकि अब इसकी एज हो गई है ज्यादा। 5% पिछले साल बनाया था, 5% इस बार बनाऊंगा। टोटल कॉर्पस है 26 लाख, टोटल मुझे चाहिए 2,60,000। 1,10,000 पहले से, तो अब मैं 1,50,000 इसमें डालूंगा और बचे हुए 6.5 लाख रुपए इक्विटी में रहने दूंगा फिर से। फिर तीसरा साल आएगा, अब की बार जो मेरा कॉर्पस होगा वो इक्विटी में रह गया होगा 22.5 लाख और डेट में हो गया होगा 2.5 लाख, और अब की बार ये 22.5 वाला बढ़कर हो जाएगा। अच्छा टोटल हो गया था 25 लाख, ये था 25 और प्लस एक 26 हो गया था, तो ये हो जाएगा सर ये 23 लाख होगा, 23.5 और ये होगा 2.5 लाख। अब की बार ये 23.5 वाला बढ़ के लगभग हो जाएगा 26 लाख, और ये 2.5 वाला बढ़कर हो जाएगा 2.75 लाख। अब की बार फिर मेरे पास कॉर्पस कितना हो गया, लगभग 30, और 30 का 15% यानी 4.5 लाख मुझे इसे बनाना है। तो 4.5 लाख बनाने के लिए देख लो कितने की जरूरत है, लगभग 1,75,000 में इधर डाल दूंगा 8 लाख में से, और बचे हुए पैसे इधर ही डाल दूंगा। ऐसे करते 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 मैं हर साल 1,25,000 का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 1,25,000 का प्रॉफिट अगर मैं अगले 15 साल तक बुक करता हूं तो मेरा जो है लगभग 15 साल में 17, 18, 19 लाख रुपए का प्रॉफिट तो बुक हो जाएगा। 19 लाख रुपए से जो 19 लाख पे जो 12.5% लगने वाला था वो नहीं लगा। समझ रहे हो भाई, 20 लाख से एक राउंड ऑफ मान लो तो 20 लाख पे 12.5% लगता कितना, लगभग 2.5 लाख रुपया। तो आपने 15 साल में 2.5 लाख रुपया बचा कर दे दिया अपने क्लाइंट को। कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्या 1,25,000 का प्रॉफिट हर साल बुक करना है आप। तो ये 1,25,000 बुक करने के लिए 8 लाख को लगभग रिडीम करना पड़ेगा, 8 साढ़े 8 लाख। परसेंटेज देखनी पड़ेगी आपको कितने परसेंट रिटर्न आया है उसके, मतलब ये 15% के अच्छा 8 लाख बताया। मान लो आपका रिटर्न 20% आ गया तो फिर तो 7.5 लाख भी हो जाएगा, 1,25,000 7 लाख भी हो जाएगा वो रिटर्न। राइट अगर आपका राइट। रिटर्न 10% रह गया फिर 12.5 लाख बुक करना पड़ेगा, तब जाके 1,25,000 होगा। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे कितने प्रॉफिट को बुक करना है। 1,25,000 सवा लाख के अंदर रखना है अपने को प्रॉफिट। 1.25 लाख का प्रॉफिट हर साल बुक करने से आप अपना जो है टैक्स बचा रहे हो, जो आपका बाद में लगने वाला है वो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जा रही है और टैक्स भारी भी नहीं लगेगा। हाँ, तो तो फर्स्ट सर पॉइंट तो ये टैक्स भी बचा रहे हैं, टैक्स भी बचा रहे हैं, प्लस उसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं जितना जो प्रॉफिट वाला पार्ट होता है। हाँ तो उधर भी हमारा, और आपके उधर भी 3 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। पहला पर्पस तो मेरा टैक्स बच जाएगा, दूसरा पर्पस रीबैलेंसिंग हो जाएगी, मैं अपने पैसे को किसी नए फंड में भी डाल सकता हूं। अगर मुझे कोई नया फंड समझ में आ रहा है तो ये जो मैं रिडीम कर रहा हूं पैसा ये नए फंड में चला जाएगा।
मान लीजिए आपका मन कर गया कि है ना, और तीसरा पर्पस, पूरा पैसा इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो इक्विटी में से डेट में ट्रांसफर होना चाहिए, तो एक पोर्शन आप उसका डेट में भी कर रहे हो, और अपनी एज 50 और ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया। डाइवर्सिफाइड, और 55 एज आते 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 आपका इक्विटी में सारा पैसा हट जाएगा, और सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, डेट फंड में। ऐसा भी कर रहे हो, ये 3 काम एक साथ करने वाला म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरे अलावा मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं, क्योंकि उस लेवल तक कोई सोचता ही नहीं है। और यही रीजन है, मैं किसी भी पार्टी के पास जाता हूँ, उसका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे 30 साल पुराना, चाहे उसके दादा के जमाने का हो, चाहे उसके बाप के जमाने का हो, जब वो मेरे साथ आधा घंटा बैठ जाता है तो मैं सारा का सारा विड्रॉ करवा देता हूँ उसका, और अपने वाले खाते में डलवा लेता हूँ। तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इस पे अपनी मास्टरी कर लो, समझाने का स्टाइल आपका अच्छा हो, सामने वाले बंदे को समझने में मजा आ जाए, तो वो भी आप जो कहोगे वो करेगा। देखिए, मैं कमाता हूँ नॉलेज से, और नॉलेज अगर आपको बढ़ गई आपकी, तो आप भी कमा लोगे। मैं पूरे दिन कर क्या रहा हूँ, आप लोगों को शाम को 2 घंटे पढ़ा के भी पैसे ही कमा लेता हूँ। कल मुझे कॉलेज जाना है, मेरी सैटरडे और ट्यूसडे होती है क्लास, वहां पे 2 घंटे की क्लास है, 10 से 12, बच्चों के साथ मजे करके आ जाता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ। उसके अलावा पूरे दिन छोटी छोटी रिटर्न आ जाती है, रिटर्न पैसे आ जाते हैं। लेकिन नॉलेज क्या है, बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको नॉलेज है तो पैसे की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि नॉलेज की कमी है, लोगों के पास नॉलेज है ही नहीं, नॉलेज वाले लोग ही नहीं है मार्केट में। ठीक है सर जी, रामू जी क्वेरी बोलिए और फिर अपना क्लास शुरू करते हैं। सर फाइनेंस बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें एक चैप्टर था रोनाल्ड रीग का, मतलब ही यूज्ड टू बी द गेट कीपर इन यूएसए, और जब वो मरा तो उसके पास 450 करोड़ की वेल्थ थी, क्योंकि वो ना लॉन्ग टर्म तक वो पैसा इन्वेस्ट करता गया अपना। तो वो है, फाइनेंस ऐसी फील्ड है कि आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप फाइनेंस में अच्छी समझ रखते हो तो आप regardless of your profession you can make money, you can make good wealth in life। देखिए, जब मेरे फादर की डेथ हुई, मैं बहुत छोटी एज में था, और उस टाइम पर मेरे को जो मेरा टारगेट था, मैक्सिमम टारगेट जो मुझे लगता था कि यार 1 लाख ही मुश्किल है, चलो 10 लाख बहुत बड़ा टारगेट होता था मेरे लिए, कि मैं 10 लाख भी जमा कर लूंगा ना तो मेरे लिए सपना होता था। वो 1 लाख भी मुश्किल थे उस टाइम तो मेरे लिए। तो उस टाइम पर जो मैंने अपना टारगेट रखा, उस टाइम पर तो मैंने ये टारगेट रखा, उस टाइम पर मेरी एज थी 17 ईयर्स की, और मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा क्या, कि जब मेरे पास कम से कम 25 लाख रुपए होंगे, और बहुत बड़ा टारगेट था, मुझे लग रहा था मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब मेरे पास 25 लाख रुपए की एफडी, या मतलब घर में कैश होगा इतना, या 25 लाख रुपए जैसी कोई चीज होगी, तो मेरा उसके पीछे सोचना क्या था, भाई मेरी अर्निंग इतनी थी कि बस मैं घर ही चला पाता था उससे। अब ट्यूशन पढ़ा के एक 17 साल का बच्चा क्या कमा लेगा, तो मैं उससे घर चला लिया करता था। तो मेरा मन ये था कि जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो खर्चे बढ़ जाएंगे, तो मेरे एक अंदाजा था कि उनकी फीस, स्कूल की फीस, ये वो मिला के 25,000 रुपये महीना का खर्चा तो आ ही जाएगा शादी के बाद, है ना। तो 25,000 को बहुत छोटी अमाउंट थी, मैंने वो सोची थी, और मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास 25 लाख रुपए होंगे तो मैं उसे डेट फंड में डाल दूंगा, और डेट फंड में डाल के मेरे पास 25,000 महीना आएगा, उससे मैं अपने बच्चों का और घर का खर्चा चला लूंगा। तो मतलब एक मिनिमम मैंने लिमिट तय की थी अपने लिए, कि अगर मेरे पास 25 लाख रुपए डेट फंड में नहीं है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता शादी करना और बच्चे पैदा करना। तो मैंने अपने मन में एक वो बनाया लिमिट की, जिस दिन मेरे पास 25 लाख होंगे उस दिन मैं पहले बेबी का प्लान करूंगा, और शादी के लिए कब प्लान करूंगा, जब कम से कम मेरे पास 15 लाख या 10 लाख की एफडी होगी, क्योंकि कम से कम शादी होने पे 10,000 महीना खर्चा तो बढ़ ही जाएगा। तो मैंने उसके लिए भी क्या लिमिट लगाई कि भैया 10 लाख रुपए होंगे तो डेट फंड में डाल दूंगा, वहां से 10,000 महीना आएगा और अपनी बीवी का खर्चा मैं उठा लूंगा। तो आप ये समझकर चलिए कि मैं हर चीज इतने छोटे लेवल पे, जब मैं 17 साल का था तो भी प्लान करके चलता था। तो तब मैंने क्या किया कि 17 साल का मैं था, और मेरा प्लान ये था कि 25 साल की एज में शादी कर लूंगा, तब तक तो मेरे पास 10 लाख इकट्ठे हो ही जाएंगे। तो मतलब मैंने 8 साल का टाइम रखा सिर्फ 10 लाख इकट्ठे करने के लिए। मेरी अर्निंग इतनी कम थी, लेकिन भगवान ने साथ दिया, और 21 साल की एज में मेरे पे 10-12 लाख हो गए। मम्मी हमारी 17 साल से पीछे पड़ी हुई थी, कर लो शादी कर लो शादी, क्योंकि फादर की डेथ मेरी 17 साल की एज में हो गई थी, और मम्मी भी बीमार चल रही थी। तो मेरी शादी मम्मी ने 17 साल के बाद, मेरी 21 साल की एज में, 20 से 21 साल की एज में मेरी शादी करा दी। कोई बात नहीं, करा दी तो क्या हो गया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1 साल बाद ही, और इसीलिए कराई उन्होंने, देख मैं तो बीमार हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, तू कर ले कर ले कर ले। और मुझे भी दिख गया कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसकी शादी भी नहीं होती, ये फैक्ट है। क्योंकि शादी का रिश्ता मैं थोड़ी बात करूंगा जाके, भाई रिश्तेदार मम्मी पापा से तो करेंगे, पापा रहे ही नहीं, मम्मी जाने वाली है। तो उन्होंने मेरी शादी करा दी 21 साल की एज में, और 1 साल बाद उसके, मेरा छोटा भाई मुझसे 1 साल छोटा था, 1 से 1.5 साल में हमने उसकी शादी भी करा दी, और उसकी शादी के ठीक 1 महीने बाद मम्मी की डेथ हो गई।
और मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि अगर हमारी शादी ना हुई होती और मम्मी की डेथ हो जाती, तो भाई जिस लेवल की शादी, जो मतलब अच्छी लड़की मिल जाती है घरेलू, वो मिल गई, मतलब लौंडे लफारों को अपनी लड़की कौन देता है जिसके माँ बाप ही ना हो, मतलब प्रॉब्लम आ सकती थी। तो अच्छे टाइम पर हो गई। लेकिन जो मेरे टारगेट्स थे ना, मैंने वो टारगेट नहीं छोड़े। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास 10 लाख की एफडी थी, तो मैंने शादी के 1 साल बाद ही अपना बेबी प्लान कर लिया, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास 25 लाख थे। ठीक है। और अब मैंने अपना रिटायरमेंट प्लान कर रखा है कि जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, हालांकि वो मैंने 50 लाख पे प्लान किया था, लेकिन भगवान की दुआ से पैसे आए जा रहे हैं तो ठीक है। 1 करोड़ जिस दिन मेरे पास अपना इकट्ठा हो गया, उस दिन से मैं काम करना छोड़ दूंगा, मतलब पेन लेना बंद कर दूंगा। और ऐसा ही कोई डिसीजन आपके पास भी होना चाहिए। और एक सर ये 1 करोड़ वाला दोबारा बताइए, आप 1 करोड़ में क्यों रिटायरमेंट, फाइनेंशियल रिटायरमेंट क्यों लेना चाहते हैं 1 करोड़ में? कैसे, क्या कैलकुलेशन है अरे सर? 1 करोड़ आएगा, डेट फंड में डाल दूंगा, डेट फंड से 1 लाख जी नहीं होगा। सर डेट फंड में एक करोड़ से 1 लाख कैसे आएगा? 1% महीना आ जाता है, 12% का रिटर्न डेट फंड का। अगर आप फ्लोटिंग, सर हमारे म्यूचुअल फंड तो 7 और 8 ही दे रहे हैं सर। हाँ तो सर इसीलिए तो बता रहा हूँ, HDFC फ्लोटिंग रेट डेट फंड का रिटर्न देखो, मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको। देख लिया सर, कितना है? 7% है कौन सा का देख लिया? फ्लोटिंग रेट। हाँ, फ्लोटिंग रेट डेट फंड का रिटर्न 10 से 12% है। हाँ, हो सकता है सर मेरे कंप्यूटर में गलत दिख रहा हो। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हुआ है, मैंने वहाँ इन्वेस्ट पे किया आपने हुआ है। बोला था कि 1,20,000 हमारा टैक्स रेट है, बस वो कर लो, उस साल हमें रिटर्न 1 लाख आई, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर उसको विड्रॉल करेंगे? क्वेश्चन दोबारा बोलिए आप। जैसे आप, हमारी रिबेट है ना 125 तक, रिबेट 1,20,000 हमें। 125, चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। हमारी रिबेट 125 है। आप इसमें ऐसे अंदाजा लगाओगे, देखो कॉस्टिंग भी लिखी आती है आपके पास और प्रॉफिट भी कितना है वो लिखा आता है। तो आपने बस ये चेक करना है कि भाई मान लीजिए प्रॉफिट लिखा हुआ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट है 20 लाख की, और उस पर प्रॉफिट लिखा हुआ रहा है मान लीजिए 2 लाख, तो आपको पता चल गया ना कि 2 लाख का प्रॉफिट 20 लाख पे है, तो 125 पे कितना। अगर आपको ये पता लग जाए भैया मेरी 2 लाख की कॉस्ट है, 20,000 का प्रॉफिट है, 220 की टोटल वैल्यू है, तो आपको पता चल गया ना 20,000 के प्रॉफिट के लिए मुझे 2,25,000 पूरा रिडीम करना है, तो 125 के लिए कितना कैलकुलेशन है, 125 के लिए जितना कर दीजिए, हो गया 125 बुक। मैथ्स की कैलकुलेशन। मतलब ये है कि चाहे 1 लाख आ जाए उसके आसपास है तो हमें उसे बुक कर लेना चाहिए। 1,25,000 रुपए साल का म्यूचुअल फंड बुक करना है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको, और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इससे हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी सर। उससे हमारी कॉस्ट वैल्यू बढ़ती रहेगी हर साल, जिसकी वजह से एट द एंड जब हम एट द एंड की जब हम उसको करेंगे, जब एट द एंड हम उसको रिडीम करेंगे तो हमारे पे टैक्स कम लगेगा। चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो जाएगा सर बहुत, क्या अपॉर्चुनिटी लॉस? क्योंकि जो प्रॉफिट हम बुक करेंगे तो हमारी जो सबसे पहली यूनिट आई है हाँ कम एनएवी में, हाँ, वो बिक जाएगी। तो क्या हो गया, सेम एनएवी और में फिर ले लोगे? नहीं, कैसे सर? मान लीजिए चलो आपके क्वेश्चन का जवाब हमने इसके बाद, आपके क्वेश्चन का जवाब इसके बाद देंगे, करते हैं शुरू। चलो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ पहले। मैंने जो है बस करे ही मैंने इन्वेस्ट थे, मान लीजिए 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए मैंने, वो अगले साल बढ़कर हो गए 15% के हिसाब से 9,20,000। मैंने उसे पूरे को रिडीम कर लिया। जरा ध्यान समझिएगा सर, 100 रुपए की यूनिट थी, मैंने 8,000 यूनिट ली थी, अब वो बढ़कर हो गई है 8,000 यूनिट 115 की। मैंने 115 पे रिडीम कर दिया 9,20,000। 1,20,000 का जो मेरा प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स नहीं लगा, और मैंने 9,20,000 फिर से इन्वेस्ट कर दिया इसी फंड में 115 के रेट पे। सर मुझे बताओ मेरा कौन सा लॉस हुआ, बताइए सर। सर एक बार फिर से बता देना इस चीज को। सूर्यवंशी जी से पहले आंसर ले ले, फिर बताएंगे। सूर्यवंशी जी बताइए कहाँ लॉस हुआ? सर अब अगले दूसरे साल में जाइए ना। दूसरे साल में आ जाओ जी। दूसरे साल में ये 9,20,000 वाला बढ़कर
लगभग लगभग 1,30,000 बढ़ गए, 10,50,000 हो गए। 10,50,000 भी मैंने रिडीम कर दिए। 100 अब की बारी हो गया होगा 135 रुपए के लगभग। इस बार यूनिट्स भी मेरी अलग अलग होंगी, तो मैंने ये वाली यूनिट्स मतलब अब मैंने इसमें से सिर्फ उतना यूज रिडीम करा जितने में मेरे को 1,25,000 का प्रॉफिट आ जाए। ऐसा ज्यूम करते हैं, चलो 1,25,000 का ही प्रॉफिट और सारा ही रिडीम कर दिया। तो यहाँ पर भी मेरी यूनिट जितनी भी थी 135 के हिसाब से मैंने रिडीम करी और 135 के हिसाब से खरीद ली। सर बताओ कहाँ लॉस हुआ? उससे अगले साल में आ जाता हूँ आपके कहने पे। अब उसका रेट हो गया है 150 रुपए। 150 पे मैंने सारी की सारी रिडीम नहीं करी, कुछ करी है। मान लीजिए 10,000 तो मैंने 8,000 यूनिट रिडीम करी, जिससे 1,25,000 का प्रॉफिट आया। और वो 8,000 रिडीम 150 के हिसाब से रिडीम करके 150 पे ही खरीद ली। अब 2,000 की कॉस्ट तो मेरी 135 है और 8,000 यूनिट की कॉस्ट मेरी 150 है। लेकिन मुझे लॉस कहाँ हुआ? 150 पे बेच रहा हूँ, 150 पे खरीद रहा हूँ। लॉस बताओ, अपॉर्चुनिटी लॉस कहाँ हुआ? सर मतलब रिडीम जो है हमने 31 मार्च को किया, 1 अप्रैल को नई पोजीशन बना ली सर। 21 मार्च को रिडम्पशन किया, 22 मार्च को हमारे पास पैसा आया, 22 मार्च को फिर खरीद ली। एक दिन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है प्रॉफिट ही हो जाए उल्टा आपको। नहीं तो वो तो फाइनेंशियल ईयर तो वही कहलाएगा ना सर तो उसमें। सेम फाइनेंशियल है, इसमें कैपिटल गेन जो लगता है वो 12 मंथ देख के लगता है। जिस दिन आपने खरीदा उसके अगले दिन बेच दो। पिछली बार 11 जुलाई को खरीदा था, अगले साल 12 जुलाई को बेच दो। एक साल एक दिन पे। अच्छा, वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं चलेगा भाई। एलेक्सा स्टॉप। तो आप समझ रहे हैं, इसमें टाइम देखा जाता है पर डे के हिसाब से। जिस दिन आपका एक साल एक दिन हो गया उस दिन बेच सकते हो, और वो लॉन्ग टर्म है। ठीक, तो सूर्यवंशी जी, एम आई क्लियर कि कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है? सर मैं कैलकुलेशन करके आपको ग्रुप में बताऊंगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? कोई अपॉर्चुनिटी? सर एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? अपन ने खरीद लिया, फिर साल भर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ या हुआ तो फिर अपन ने बेच दिया, तो नहीं, ये थोड़ा सा ये तो डेट फंड पे हो रहा है ना, तो वहां तो हमें रिटर्न हमारा फिक्स्ड है। ये इक्विटी की बात नहीं हो रही है। ये डेट में नहीं, इक्विटी में हुआ है। इक्विटी की ही बात है रामू जी। हम ऐसा assume नहीं, इसमें आपका कॉर्पस वैल्यू बड़ा है ना, तो आपको 1.25 लाख तो मिनिमम मिल ही जाएगा। अगर हमारा कॉर्पस वैल्यू ही छोटा है, 2-4 लाख का है, तो कहाँ से मिलेगा 1.25 लाख? अभी हम 20 लाख की बात कर रहे हैं। आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया कराया, तो हर साल आपका लगभग 3 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन 3 लाख पूरा पूरा रिडीम नहीं करना है, उसका उतना पोर्शन रिडीम करना है जिससे 1,25,000 बुक हो जाए। मान लीजिए किसी साल आपको लॉस भी हो गया, लेकिन कुछ यूनिट्स तो वो भी होंगी जो 5 साल पुरानी है, उसे भी तो रिडीम करना है। तो उस साल वो वाली यूनिट्स रिडीम होंगी। लेकिन ऐसी यूनिट्स आपको हर साल मिलती जाएंगी जहां पर 1,25,000 का प्रॉफिट आपको बुक हो जाएगा। और ऐसा करने की वजह से हर साल आप 1,25,000 पे जो 12.5% लगने वाला था, लगभग आपका 15,000 रुपए का टैक्स आप हर साल बचा लोगे। यही मेरी प्लानिंग है, बस और कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से सबको समझ में आ भी गई होगी। तीसरा पॉइंट था हमारा, इसको डेट में ट्रांसफर करना। आपका टोटल कॉर्पस वैल्यू जितना भी हो, उसको हर साल 5% डेट में फिगर बढ़ जानी चाहिए। जब आप 36 ईयर्स के हो तो आपकी डेट की वैल्यू 5% होनी चाहिए टोटल कॉर्पस की। जब आप 37 ईयर्स के हो जाएं तो आपकी टोटल कॉर्पस की 10% वैल्यू डेट में जानी चाहिए। जब आप 38 के हो जाएं तो 15%, जब आप 39 के हो जाएं तो 20%। अभी मेरी इस साल जो एज है वो 35 पूरी हुई है ना। इस साल अभी तक मेरा सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। मैं 90 का बर्थ हूँ और 2025 चल रहा है। 35 मेरी एज अब है। इस साल तक मेरा सारा पैसा इक्विटी में था, अगले साल से मैं डेट पे शिफ्ट हो रहा हूँ। अब हर साल 5% पैसा मैं डेट में डालूंगा। दूसरा, मेरे रिटायरमेंट के टारगेट 1 करोड़ का है ना। अब आप कह रहे हैं सर उस पर तो 8% आता है, तो ठीक है सर, फिर 1.25 करोड़ कर लूंगा टारगेट। लेकिन मुझे 1 लाख रुपया महीना ही चाहिए, तो मैं 1.25 करोड़ कर लूंगा। 1.25 करोड़ तो मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए रखे हैं। बेटी की शादी के लिए मैंने आपको बताया था मैं 1,000 रुपये महीना डाल रहा हूँ, उसकी शादी तक वो 1 करोड़ हो जाएंगे। 2 बेटी है मेरी, दोनों के 1 करोड़ हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा मैंने लगभग हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक टारगेट के लिए एक सिप रखी हुई है, और वो मेरी ओवर अचीव हो रही है। मतलब टाइम से पहले अचीव हो जाएंगे मेरे सारे टारगेट। मैं चाहूं तो आज ही अपनी प्लानिंग कर सकता हूं रिटायरमेंट की। मेरे पास भगवान की दुआ से अभी इतना है कि जो टारगेट्स मैंने लिए हुए हैं ना कि अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी, ये वो, मैं चाहूं तो आज से ही शुरू कर दूं। इसीलिए आपने देखा होगा मैं हमेशा मजे में लेके पढ़ाता रहता हूँ। मैं मतलब काम करता हूँ पूरे दिन, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं लाइफ के लिए करता हूँ। अगर मैं कुछ भी नहीं, तो सर लाख 2 लाख रुपए तो आप रोज ही कमा रहे हो, तो 1 करोड़ तो आप मैं आपको बता दूं, 2-3 साल में कर लोगे सर। सही कह रहे हैं आप कि 1,00,000-2 लाख रुपए में लगभग कमा लेता हूँ कभी भी, लेकिन 30 के 30 दिन नहीं। भाई 30 में से 10 दिन भी कमा ले 10 लाख बैठते हैं।
मतलब करोड़ रुपए कोई बात नहीं है मेरे लिए, 1 करोड़ रुपए कुछ नहीं है। मेरा छोटा भाई कल मेरे से बात कर रहा था, भगवान ना करे किसी की नजर लगे, हमें सारी बातें बताते नहीं है किसी को। मेरा छोटा भाई कह रहा था यार अभी अकाउंट में ना 1 भी रुपए नहीं, 2 लाख रुपए दे दे। तो मैंने आज उसको 2 लाख रुपए दे दिए, पार्टनर है मेरा, तो प्रॉफिट निकाल लिया हमने, विड्रॉ कर लिया अपने फर्म में से। मैंने 2 लाख रुपए का चेक बना दिया उसे, तो आज उसने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो मुझे 2 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद कह रहा है यार ऐसा करेंगे अगले महीने ना एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं 15-20 लाख की। मैंने कहा अभी तेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था, तूने 2 लाख रुपए मेरे से मांगे, रो रहा था तू अभी कि दिवाली आने वाली है, पैसे चाहिए, 2 लाख रुपए दे दे। और अब तू कह रहा है अगले महीने एक बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा। तो कह रहा है यार कोई बड़ी बात है कि 10-20 लाख तो हम कमाई लेते हैं महीने में, समझ रहे हैं। तो भगवान की दुआ से अर्निंग मेरी बहुत अच्छी है, बस हम कैलकुलेट नहीं करते उसे, और जो भी पैसा आता है उसे सेव कर लेते हैं, हम खर्च भी नहीं करते। तो इसलिए हमारे को पता नहीं हमारी अर्निंग कितनी है हम। लेकिन अगर तो गाड़ी को आप अभी ले लो, अभी तो जीएसटी का भी वो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। 2 गाड़ियां पहले से हैं, हमारे दोनों भाइयों के पास एक एक गाड़ी पहले से है, लेकिन छोटी है। तो वो कह रहा था एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, अगर हमें फैमिली को कहीं जाना होता है दोनों की, तो हमें 2 गाड़ी ले जानी पड़ती है। वो कह रहा है एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं तो दोनों की फैमिली एक ही गाड़ी में जाएगी। तो मैंने उसे समझाया क्या फायदा होगा, हम पूरे साल में जाते ही कितनी बार है दोनों फैमिली, साल में 1 या 2 बार। उस 1 या 2 बार के लिए हम 20 लाख रुपए खर्च कर दे, 20 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर 10% भी लगाई जाए तो 2 लाख रुपए साल, प्लस इंश्योरेंस, ये वो, रखने की जगह, खड़ी करने की जगह, सफाई करवाओ। मैं कहा हमें कम से कम 3 लाख रुपए कॉस्ट करेगी। इससे अच्छा तो जब भी जानो एक गाड़ी करो किराए पे, 15-20 हजार उसके मुंह पे मारो और चले जाओ। 3 लाख रुपए की कॉस्टिंग क्यों रखी है अपने सिर पे, या तो डेली यूज हो उसका। और मैंने कहा डेली यूज हो अपनी छोटी वाली गाड़ी करते हैं, बल्कि हमने 2 ले रखी है भी गलत है, 1 रखनी चाहिए। जब तुझे जरूरत हो तू ले जाए, जब मुझे जरूरत हो तो मैं ले जाऊं, 1 भी काफी है। लेकिन चलो फिर भी हमने 2 रख ली, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। तो ये समझाया मैंने उसे, उसके समझ में आ गई, तो कैंसिल हो गया लेना। गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, फिर खड़ी कहाँ करेंगे। अभी 2 गाड़ी खड़ी रहती है हमारी गली में, तो हमारे पड़ोसी परेशान रहते, 3 कर दी तो पागल ही हो जाएंगे और नजर भी लग जाएगी, है ना। तो भैया रहने दो, जरूरत नहीं है। जब जाना होगा तो किराए की लेके जाएंगे। 3 लाख रुपए साल का खर्च, 20 लाख रुपए की गाड़ी का इंश्योरेंस होगा कम से कम 70,000 रुपए, 50,000 रुपए साल का होगा अगर फुल इंश्योरेंस करा जाए। तो चाहे कहीं जाए, प्लस 20 लाख का सबको ईयरली 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा आपका 1 साल 1 का। लाख रुपए ईयरली वो, और जो 20 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 लाख वो, तो टोटल 3 लाख हो गए। 25,000 महीना तो हमने फालतू का बांध लिया अपने सिर पे। फिर उसे खड़ी करने की जगह, वो हमारे घर में तो है नहीं, गली में खड़ी कर नहीं पाएंगे, उसके लिए गैराज लो, वो किराया अलग। पर फायदा क्या हुआ लेने का, रिक्वायरमेंट थोड़ी है हमें। तो मैंने लेने के लिए मना कर दिया। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सचिन जी आपको समझ में आ गया होगा, 20 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, और कैसे फिर उसको में धीरे। सर मेरी एज 45 है। 45 के हिसाब से आपको 10 साल है आपके पास, और आपको इस पैसे में से फिर वही 4 हिस्से बना लीजिए। 3 हिस्से तो मैंने जो बताया वहीं डालिए, 4th हिस्सा डेट फंड में डाल दिए, फ्लोटिंग रेट डेट फंड में। और जो आपका इक्विटी का पार्ट है वो अब आप अगले 10 साल में डेट में ट्रांसफर करेंगे, 10-10% हर साल। जो मैं अपने केस में 5-5% सोच रहा था, आपके पास सिर्फ 10 साल बचे हैं भाई, 55 की एज तक करना है आपने ट्रांसफर, तो 10-10% हर साल डेट में ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो 55 की एज तक आपका सारा पैसा बढ़ बुढ़ा के डेट में आ चुका होगा। फिर डेट फंड सर इसमें 2 बातें समझ में नहीं आती सर। क्या, एक तो ये है कि आज जिस हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका आज रिटर्न देखते हैं कि भाई इसमें 15% 18% रिटर्न है करके, और उसी म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। तो जरूरी है कि ये करंट में जो इसका परफॉर्मेंस है, फ्यूचर में भी उसका परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा सर। हर साल आपको अपने पोर्टफोलियो का लगभग 25% रिडीम करना है। यानी कि अगर आपका कोई फंड अच्छा नहीं काम कर रहा है तो 4 साल में आप उसे खत्म कर सकते हो, है ना। ये हर साल जो रिडीम करके नया फंड चुनना है या उसी में लगाना है, ये चॉइस आपके पास है। अगर आपको लग रहा है मेरा ये वाला फंड ठीक काम नहीं कर रहा है, तो आप जोन सा फंड ठीक काम कर रहा है ये वाला पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आप इसे रीबैलेंसिंग भी कर रहे हो, आप इसमें चेंज कर रहे हो, सब काम एक साथ हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और सब हो जाएंगे। दूसरा, ये कैसे डिसाइड करे कि सर मेरा फंड लॉन्ग टर्म में काम ठीक करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखना, मैं पैसा घोड़े पर नहीं जॉकी पे लगाता हूँ। म्यूचुअल फंड के नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है, मुझे उस मैनेजर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और वो मैनेजर अगर अच्छा काम कर रहा है तो चाहे इस फंड में करे या उस फंड में करे, काम अच्छा ही करेगा। अगर म्यूचुअल फंड वालों ने मैनेजर बदल दिया है तो फिर मैं चेक करूंगा अगला मैनेजर कौन आ रहा है। अगर वो अगला मैनेजर भी बढ़िया आ रहा है, जिसे नॉलेज है, जिसने पिछले फंड जो चलाए अच्छे चलाए हैं, तो मैं सेम में टिकूंगा। वरना वो फंड मैनेजर जिसमें पहुंचा होगा उस वाले फंड में चला जाऊंगा।
तो ये जॉकी कहाँ से पता चलेगा सर, अच्छा जॉकी कौन कौन है? और मैनेजर का नाम लिखा होता है आपकी स्कीम के ऊपर, उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने पहले क्या क्या किया हुआ है वो पूरी की पूरी प्रोफाइल होती है म्यूचुअल फंड की साइट पे, आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। मैं 1 रुपया भी invest करने से पहले सब कुछ ये पढ़ता हूँ कि उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, उसने पहले कौन कौन सी कंपनी में काम किया है, कितने % का रिटर्न निकाला है, कैसा है, कितने फंड आज तक वो मैनेज कर चुका है, कितने लाख करोड़ का फंड मैनेज कर चुका है। ये तो नहीं कोई छोटा मोटा मैनेजर उठा के मुझे दे दिया हो, वो तो निपटा देगा मुझे भी अपने साथ साथ। ये सब चीजें आपका काम है पता करना, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, हो या ना हो अपने क्लाइंट को ये बोलना है मुझे है, फिर वो पैसा आपके पास ही लगाएगा, क्योंकि वो भी पैसा जो है घोड़े पर नहीं लगाएगा, जॉकी पे लगाएगा, और उसके लिए जॉकी आप हो। तो आपको नॉलेज है या नहीं है, अपने क्लाइंट को ये जता देना कि भाई मैं जॉकी हूं तेरा और मुझे नॉलेज है। अगर उसे ये समझा दिया तो वो आप पे पैसा लगाएगा, फिर तो जहां आपको। बाद सर में आपसे पूछ लेंगे। जी सूर्यवंशी जी आप बोलिए पहले। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपने अभी सर ने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि अपनी इकोनॉमी के 10-12% रिटर्न जो है अगले 10-15 साल तक आएंगे? क्योंकि मेरे को तो देख के लगता है कि 10-15% और 20% भी आएंगे, जिस हिसाब से मोदी काम कर रहे हैं या फिर आने वाली गवर्नमेंट काम करेगी 2047 तक उसको वो विकसित बनाने के लिए। तो मेरे को तो 100% भरोसा है कि भाई 15 और 20 आएंगे, चाहे कुछ हो, भले 2 साल ना आए, तीसरे साल हो सकता है 50% आ जाए। तो सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, हम लोग उम्मीद ही करते हैं इसलिए हम इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भाई इक्विटी में मुझे उम्मीद नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर डेट में पैसा लगाइए, डेट में 8% तो कन्फर्म आएगा, 8% की आपसे प्लानिंग कर लीजिए। टारगेट जो है अगर मान लीजिए पहले 1 करोड़ के लिए 1,000 रुपए की सिप चल रही थी तो अब 1,500 की कर दीजिए, डेट फंड में वो 1,500 से पूरा हो जाएगा टारगेट, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लीजिए। तो ये तो आपको सोचना है कि मैं कितना रिस्क लूंगा, अगर आप इक्विटी में डाल रहे हो रिस्क ले रहे हो तो रिटर्न भी मिलेगा, और अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो डेट में डाल रहे हो तो रिटर्न भी कम आएगा, फिर पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये आपको देखना है। जैसे सब लोग 1,000 हाँ की सर। करते थे, मैंने 2,500 की करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे 30-35 साल नहीं देने थे भाई। 1,000 की सिप अगर 12% भी रिटर्न देती है तो 35 साल में 1.5 करोड़ बन जाते हैं। अगर किसी को ना पता हो तो बता रहा हूँ, अगर आपका कोई क्लाइंट 1,000 रुपये महीना की सिप शुरू करता है 35 साल के लिए, तो उसकी जेब से 4,20,000 जाएंगे, और सिर्फ 12% की रिटर्न भी अगर आ गई तो 1.5 करोड़ बन जाएंगे, 1,38,00,000 रुपए बनेंगे, सिर्फ 12% की रिटर्न अगर आई तो। और आपको भी पता है म्यूचुअल फंड 12 नहीं 15 दे देता है कम से कम, 15 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 17-18 भी देता है, 15 मानकर चलो, 15 पे वो बन जाएंगे लगभग 2.5-3 करोड़ इस 1,000 से ही। तो ये जो 1,000 और 35 साल की जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा मतलब चमत्कारी है, एक तरह से मिरेकल है ये। गरीब आदमी को अमीर बनने का सपना दे सकते हो आप, एक गरीब आदमी भी 1,000 महीना डाल सकता है, वो ये सोच के डाल देगा मुझे ये पैसे चाहिए ही नहीं वापस। 1,000 रुपए इतनी छोटी अमाउंट है, वो ये सोचकर भी डाल देगा ये वाले पैसे मुझे वापस ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, मैंने दान कर दिए, और वो दान करे भी वैल्यू से 2.5 करोड़ बना सकता है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा 35 के। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, और 1,000 छोड़ो वो अपना खून बेच बेच के भी पैसे जमा करता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को 2.5 करोड़ देकर नहीं जा पाता। लेकिन वही गरीब आदमी अगर आपसे और हमसे मिलकर सिर्फ 1,000 रुपये महीना की सिप खोल ले तो वो 2.5 करोड़ अपने बच्चों को देकर जा पाएगा, और उसे अपना खून बेचने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे, बच्चों की जैसी 35 साल की एज होगी वो तब तक ही वो मर जाएगा, वो अपने मरने के बाद बच्चों को 2.5 करोड़ दे देगा। और पूरी जिंदगी कितनी भी मेहनत की हो, आपने की हो, मैंने की हो, कौन अपने बच्चों को 2.5 करोड़ देने की तैयारी में है बताओ? जी सचिन जी 45 ईयर्स की एज होगी, दे दोगे बच्चों को 2.5 करोड़? खुद म्यूचुअल फंड एडवाइजर होके भी 1,000 रुपए की सिप नहीं करी, अब कर लो। अगर आप 5 से 10,000 5,000 महीना की सिप डाल लो अभी भी, तो आपके पास 15 साल का टाइम है, अगले 15 साल में आप अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी धीरज जी क्वेरी बोलिए। सर एक न्यूज मैंने सुनी थी आज, मतलब स्टॉक मार्केट में ना एक नया रिस्क आ रहा है, इसमें 70 अरब डॉलर की इक्विटी इन्वेस्ट हो रही है। तो ये जो इन्वेस्टर है उनके लिए डर है या प्रॉफिट है, अपॉर्चुनिटी? लेकिन न्यूज कहाँ सुनी आपने, किससे सुनी, कहाँ हो रही है इन्वेस्ट? ये जो रिपोर्ट बना रही जेफरीज की, जो ग्रीड एंड फियर की रिपोर्ट बनती है, ओके देखिए मैं आपको उनके बताता द्वारा। हूँ क्या होगा आने वाले टाइम में। अमेरिका से पैसा निकलेगा, बड़े बड़े देशों से निकलेगा और छोटे देशों में जाएगा, और छोटे देशों में सबसे बढ़िया देश जो इस टाइम है वो है चाइना, और दूसरे नंबर पे है इंडिया। तो पैसा सारे देशों का आएगा और कहा जाएगा चाइना और इंडिया में।
ये मानकर चलिए कि सभी देशों की पहली पसंद चाइना और दूसरी पसंद इंडिया है। गलतफहमी में मत रहना, पहली पसंद चाइना है, दूसरी पसंद है इंडिया। तो पैसा इंडिया में बहुत आने वाला है और चाइना में भी हमसे ज्यादा आने वाला है। तो हमारी मार्केट्स ने तो परफॉर्म करना ही करना है। जो पीई आज हम 100 पे महंगा बोलते हैं, आने वाले 10 सालों में वो पीई 150 हो जाएंगे, और 150 को भी हम फिर हम सस्ता बोला करेंगे क्योंकि सारी कंपनी 150 पे काम कर रही होंगी। और आज से 20 साल बाद वही पीई 200 सस्ता हो जाएगा। आगे आगे पीई बढ़ते रहेंगे, वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े या ना बढ़े, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि बाहर का पैसा इंडिया में आने वाला है। और जब इंडिया में आएगा तो महंगे रेट पे भी माल खरीद लेंगे, और जब महंगे रेट पे भी खरीद लेंगे तो फिर वो महंगे पे ही काम करा करेगा, सस्ते रेट पे कभी आएगा ही नहीं। यही रीजन होगा कि आगे चाहे कंपनी लॉस कर रही हो चाहे प्रॉफिट, चाइना की कंपनियां तो जी। तो फिर सर इन्वेस्टर को क्यों डर है? इस हिसाब से सर कैसे लिखा भी इन्वेस्टर को डर है? देखिए, बड़ा डर शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर को डर है, मैंने आज पैसा लगाया 6 महीने बाद क्या होगा। लेकिन जिसे 60 साल के लिए डालना है, जिसे 25 साल के लिए डालना है, जिसे 20 साल के लिए डालना है, उसे डर नहीं है। डर सिर्फ उसे है जिसे 4 साल 5 साल के लिए डालना है। 5 साल में ये सब नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ, इसे होने के लिए मिनिमम 10 साल लगेंगे। होगा 10 साल में मार्केट कम से कम बता रहा हूँ 6 गुना हो जाएगी। अभी निफ्टी 25,000 चल रही है, 1.5 लाख हो जाएगी 10 साल में। 10 साल क्या बता रहे हैं सर? हो जाएगी। ये तो सर कभी हो गया जैसे बैंक निफ्टी का था ना पहले। मुझे इतना पता है, जब मैंने पहली बार निफ्टी में काम किया था, जब मैंने जिंदगी में पहली बार निफ्टी देखी थी, तो उस टाइम निफ्टी 4,000 रुपए की चलती थी। उस टाइम मैं 18 साल का था और आज मैं 35 का हूँ। 17 साल पहले निफ्टी 4,000 रुपए होती थी, ठीक है। 4,000 वाली निफ्टी 17 साल में 25,000 हो गई है, 6 गुना हो गई है। जिसमें वो बीच में भैया उसे मंदी भी आई है, बीच में उसका रिसेशन भी हुआ, 2008 की मंदी भी उसी के बीच में आ गई है ना। सारे काम हुए हैं इसी टाइम के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 4,000 की निफ्टी मैंने देखी थी, थोड़े ही दिन में वो 5,000 हो गई थी। तो फिर मेरे को याद नहीं होता था भाई ये निफ्टी में कितने शेयर होते हैं। जैसे आपको नहीं याद होते ना, मेरे से पूछते हो सर निफ्टी में कितने होते हैं, मैं बताता हूँ 50। बैंक निफ्टी में कितने होते हैं, मैं कहता हूँ 20। ये याद रखने होते हैं। तो मैंने ऐसे याद किया था, अच्छा निफ्टी 5,000 की चलती है, उसमें 50 शेयर होते हैं। तो मैंने ऐसे करके याद किया था। वो 5,000 वाली निफ्टी जो 4,000 से शुरू हुई थी, वो 25,000 हो गई है। और कितना तो डिविडेंड दे दिया इसने। डिविडेंड भी तो मिल ही रहा है ना, जिस बंदे ने कैश में होल्ड किया होगा। तो इतने सालों में डिविडेंड भी मिला है। कम से कम ये समझ लीजिए कि अगर निफ्टी का डिविडेंड जो है वो 2% का है, तो 35% तो डिविडेंड ही मिल गया। अपनी कॉस्ट का 35% तो बंदे ने डिविडेंड खा लिया। उसके बाद भी 6 गुना हो गई। और क्या चाहिए। हर 5 साल में निफ्टी डबल हो रही है, हर 4 से 5 साल में निफ्टी डबल हो रही है। इससे ज्यादा ही रिटर्न आ रहा है, मैं मिनिमम बता रहा हूं। हर 4 से 5 साल में निफ्टी डबल हो जाती है। जी बोलिए। सर जी इसी के लिए जो एसआईएफ बनाया है इसने, क्या नाम है, सेबी ने नया वाला, तो एसआईएफ पे 35% जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट करेंगे, और 65% जो है वो एज अ म्यूचुअल फंड जैसे वो कर रहे हैं वैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो यदि हम टेक्निकली देखें तो एसआईएफ तो फायदेमंद रहेगा सर म्यूचुअल फंड से ज्यादा, क्योंकि वो लॉन्ग भी करेंगे और शॉर्ट भी करेंगे। एसआईएफ में क्या होगा, ये ट्रेडिंग एक तरह की। एसआईएफ में रिटर्न आएगा या लॉस होगा, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें रिस्की पोजीशन भी बनाओगे। 35% रिस्की पोजीशन आई है इसके अंदर। देखिए ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली ट्रेड करते हैं ना, तो वो चाहते हैं भैया रिस्क तो हम लेने को तैयार हैं। तो ठीक है, तो सेबी ने कहा जब तुम रिस्क लेने को तैयार हो तो हम क्यों पीछे हटे, लो करो। एसआईएफ लॉन्च कर दिया। तो पहले लेकिन शुरुआत में, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं है एसआईएफ के बारे में, और आप और हम जो कहेंगे वही खरीद लेंगे, तो सारा पैसा ना डूब जाए, तो सेबी ने ये रखा है कि 35% पैसे को रिस्की रखो, 65% को सेफ रखो। कम से कम कल को सरकार को गाली तो नहीं देगा बंदा। और 8-10 सालों में जब इन्वेस्टर को समझ में आ जाएगी सारी बातें, और इन्वेस्टर को एसआईएफ अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर सेबी इसकी धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाएगी, और हो सकता है आगे आगे 100% भी कर दे। और जब 100% कर देगी तो फिर पूरा सट्टेबाजी चला करेगी, एक ही दिन में। नहीं तो सर ये तो आपकी स्ट्रेटजी अपनाएंगे ना, ऊपर और नीचे वाला। अरे अपना तो फिर ये कहाँ मेरी से लॉस, स्ट्रेटजी का क्या मतलब है भैया, ये स्ट्रेटजी उनकी थी, तो फिर सीखी है। ये लॉस में कैसे आएंगे? तो मेरे को लग रहा है इसमें प्रॉफिट होगा तो डाल दूंगे सिर्फ 50 लाख रुपए। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आपको स्ट्रेटजी भी आ गई, तो खुद क्यों नहीं करते।
जब आपके पास 50 लाख रुपया है और स्ट्रेटेजी बनानी आपको आ गई तो खुद करिए ना, टाइप वाले नहीं मतलब ये लोग अपन से और अच्छा करेंगे ना, फंड मैनेजर है। सर फंड मैनेजर भी तो बने हैं ना, आप भी तो बन सकते हो धीरे धीरे। फंड मैनेजर तो आप भी बन सकते हो। आज अपने 50 लाख मैनेज कीजिए, फिर किसी के 50 करोड़ भी करोगे किसी दिन। रिस्क थोड़ा कम लेना, अपना टारगेट रखना कि मुझे 1.5% महीना ही चाहिए। इतनी दूर बैठ जाना, 500 की जगह 800 दूर बैठ जाना। सर मेरे को लगता है कि इसमें एसआईएफ में नुकसान नहीं होगा सर, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता प्रॉफिट ही है होगा। एसआईएफ में नुकसान और प्रॉफिट दोनों होंगे। एसआईएफ में भी नुकसान होगा और बड़े से बड़े फंड मैनेजर को भी ट्रेडिंग में नुकसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगा, है ना। तो एसआईएफ में भी नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप स्ट्रेटजी खुद बनाओगे और आपको भी नुकसान होगा। फिर आपको समझ में आएगा स्ट्रेटजी बनाना और उसे मैनेज करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन वो नुकसान होगा तो वो बाद में कवर भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप वो स्ट्रेटजी सीख जाओगे। आपको अगर आपके पास 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आपको खुद करना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो पीछे मैं बैठा हूं। तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप लाख रुपया महीने का निकाल लोगे बड़े आराम से। लाख रुपया महीना कम नहीं होता है, कुछ भी ना करे। 2% की रिटर्न तो बहुत कम है इस वाली स्ट्रेटजी में, 10% निकलती है। मैं बिल्कुल सेफ भी बनवा दूंगा, बिल्कुल सेफ भैया, कुछ ही हो जाए मार्केट में, मार्केट मत जाए तब भी आपको नुकसान ना हो, तो भी 2% निकल जाएगा महीने का बड़े आराम से। अभी तो आ रहे हैं सर, सारी पास हो रही है, वो मैंने आपको बताया था ना कि सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ कॉपी में, हाँ, सारे पूरे ओके हो रहे हैं सर। कितने परसेंट महीना कमा रहे हो? वो 2-3% आ जाता है। 5% से ज्यादा आ रहा है जिस तरह से आप बना रहे हो। कैलकुलेशन करना। मैं हाँ मैं रजिस्टर की कॉपी भेजूंगा आपको। हाँ भाई, आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप 50,000 महीना निकाल रहे हो, उससे ज्यादा ही निकाल रहे हो। पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ, वीक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक महीने में 4 बार आएगा वीक। आप एक बार की जो पोजीशन बना रहे हो उसमें 20-20 हजार रुपये निकाल रहे हो। 4 बारी में तो 80,000 आ जाएंगे 10 लाख की कैलकुलेशन पे, तो 8% हो गया। जितनी पास आप बैठते हो ना, 500 पॉइंट, ये रिस्की है। जैसे 800 पॉइंट करोगे तो भी 2% महीना तो निकल जाएगा। और जब 500 वाली में आपको लॉस नहीं होता, 800 वाली में तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा कहना ये बल्कि आपको स्ट्रेटजी कॉल वाले प्रीमियम जो है बढ़ जाते हैं, और लेकिन फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होते हैं। हाँ, आपको जो मैंने ये स्ट्रेटजी दी है ना, ये एक तरह का चिराग है। इसमें से रोज पैसे निकाल सकते हो। ये एक तरह का वही है जो मुर्गी सोने का अंडा देती है, रोज एक अंडा दे देगी आपको। ये मैंने आपको एक ऐसी चीज दे दी है कि आप एक बार पैसा कमा लो और उसके बाद जिंदगी भर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और आपको ये चीज जिंदगी में मैंने समझा दी, कोई और बंदा पैसे लेके भी नहीं समझा सकता ये चीजें जो मैं समझा चुका हूँ। चलिए, जो NISM 15 वाले हैं वो बोर हो रहे होंगे क्योंकि NISM 8 से रिलेटेड बात आ गई। एक स्ट्रेटेजी है, 3-4 स्ट्रेटेजी NISM 8 में सिखाते हैं, जिसमें आप अल्टीमेटली पैसा बनाओगे, मोटा पैसा बनाओगे, और लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजीज हम आपको NISM 8 में सिखा देंगे। NISM 15 की क्लास आज की तो नहीं हो पाई, लेकिन जो मैंने पढ़ाया ये बहुत फ्रूटफुल थी। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मुझे करना है। और जो भी हमारे स्टूडेंट जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, ज्यादातर सब म्यूचुअल फंड एडवाइजर ही हैं। जी सर बोलिए, एडी जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं मतलब आई टोटली अग्री 100% सर, वेरी इंफॉर्मेशन, आई मीन सब्जेक्ट छोड़ के ये ज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्री में नहीं मिलता एक्चुअली, ये आपका एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर किया है। और ये वाला ज्ञान पैसे देके भी नहीं मिलता। नहीं मिलता, वही मैं दैट्स व्हाट। चलिए, तो आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं NISM सर एक अच्छी, हमारे साथ में एक अच्छी चीज और हो रही है जी। कि SIF के लिए जो एग्जामिनेशन क्लियर करना है NISM का, एक कॉमन इक्विटी डेरिवेटिव, वो हमने पहले से ही पढ़ लिया। से वो करेंसी और करेंसी वाला रह गया है, तो वो हम खुद ही पढ़ के उसको दे सकते हैं। देखिए, मतलब एक साथ दोनों काम हो गए। ये जो मैं आपको NISM 15 पढ़ा रहा हूँ और NISM 8 पढ़ा रहा हूँ, 15 और 8 में मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। जितना मेरे अंदर रखा हुआ है सब आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा कुछ बना ही नहीं है, क्या पढ़ोगे? NISM 15 और NISM 8 में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा मार्केट से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, पढ़ोगे कहां से? अब जो मर्जी कोर्स कर लीजिए, जो मैंने पढ़ा दिया उसी में से आएगा।
अब आप हो गए एक्सपर्ट। अब तो जो मर्जी कर लो, सीए भी सामने बैठ जाएगा, उसे भी नॉलेज नहीं इतनी आपको होगी। जो मेरे से NISM 15 और 8 अच्छे से पढ़ लेगा, जितना मैंने समझाया समझ में आ जाए उसे, तो फिर उसके आगे कोई नहीं बैठ सकता। मैं अच्छे CS करता हूँ ना, तो वो भी ये कहते हैं गुरुजी समझाओ, कुछ और समझाओ। उसका रीजन क्या है, हर बंदा अपनी फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। मैं मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे मार्केट की नॉलेज ज्यादा है। हो सकता है वो जो मेरा दोस्त है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो टैक्सेशन का एक्सपर्ट हो, तो मुझे टैक्स में बता पाएगा। हो सकता है वो इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हो, सेल टैक्स का, ऑडिटिंग का हो। लेकिन जब मार्केट की बात चलेगी, शेयर मार्केट की, डेरिवेटिव की, एनालिसिस की, तो उसका एक्सपर्ट मैं हूँ। ऐसे ही जब मैं आपको NISM 15 और 8 पढ़ा दूंगा, तो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर आप कोई सा कोर्स कर लो NISM का, सारे आ गए, आपको कुछ नहीं बचा। छोटी मोटी चीज कुछ नहीं आ भी गई तो आप खुद पढ़ के समझ पाओगे। उसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। जी धीरज जी बोलिए। सर वो हुडको वाला आज पता नहीं क्यों भाग गया। मैंने सैटरडे को, फ्राइडे को क्लियर किया और आज वो ऐसा ही होता है। जब कोई बेच दो तो वो भाग जाता है, और जो खरीद लो तो वो गिर जाता है। जी वो गिरा रहा है, लिया था तो गिरा रहा है। आज यही दिया, फ्राइडे को तो भाग गया। उन्हें पता लग सर ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। वो पता लग जाता है ऑपरेटर को कि भैया आपने बेच दिया। सूर्यवंशी जी बोलिए। सर अभी कुछ है खरीदने लायक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? सब कुछ खरीदने लायक है भैया, आंख बंद करके जो मर्जी खरीद लो। चांदी खरीदो, चांदी पिछले हफ्ते से 10,000 रुपए बढ़ गई। पिछले हफ्ते 1,28,000 थी, अभी 1,38,000 हो गई है। गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाना मतलब सट्टेबाजी है इस टाइम। जिस दिन टूटना शुरू हुआ, ये 20-20% भी टूटेगा, लेकिन टूटने के आसार लग नहीं रहे हैं। अगर टूटना शुरू, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 20-20% भी टूट सकता है, लेकिन टूटने के आसार नहीं है, यही रिस्क है। अब इतने बड़े वे पे क्यों खरीदना है, मैं तो मना कर रहा हूँ। और चांदी पे तो सर अभी ये बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ग्लोबल अगर आप देखें तो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इधर यूक्रेन रशिया का चल रहा है, US इंडिया चाइना इनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि हाँ अभी सिक्योर एसेट ये है तो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करो। जैसे जैसे वो साल में करो बात, आने वाले 2 साल में मान लीजिए सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये गिरेगा नहीं फिर 20-20%? बिल्कुल गिरेगा सर, क्योंकि इसमें रिटर्न इतना नहीं मिलेगा जितना इक्विटी और स्टॉक्स में। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। आज से 2 साल पहले गोल्ड 50,000 हुआ करता था, 2 साल में डबल हुआ है। अरे 2 साल में कोई चीज डबल होती है क्या? कम से कम 4 साल 5 साल में तो डबल हो। मतलब ये रिटर्न ले चुके हैं। अब जब एबनॉर्मली बढ़े हैं तो एबनॉर्मली गिर भी सकते हैं। तो जब कोई चीज एबनॉर्मली बढ़ी हो उसमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब एबनॉर्मली बढ़ी है तो एबनॉर्मली गिर भी सकती है, या एबनॉर्मली साइडवेज भी हो सकती है। जी काव्यांश जी आप बोलिए। गुप्ता जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए सर। कल के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए खरीद लिया जाए। वो सब खरीद लो। कौन सा? कौन कौन से बताए हुए धीरज जी जरा बताना। सर आपने एक हिंदुस्तान जिंक बताया हुआ था तो वो खरीद के रखा है। हाँ तो बढ़ गया। हाँ, और एक आपने क्रॉम्पटन ब्रीच बताया था। क्रॉम्पटन ले लो, मैंने ले रखा है। गिरा हाँ वो 300 के आसपास था, अभी 300। सीमेंट भी ठीक ठाक चल रहा है सर। साइंट भी है। अंबुजा सीमेंट्स बताया था सर एक आपने। साइंट बताया था। साइंट क्या है, IT कंपनी थी, वो आज वीजा के चक्कर में गिर गई है, लेकिन वो देखना कल फिर भागेगी। वो साइंट ले सकते हो। साइंट लेकिन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि IT सेक्टर में थोड़ा सा दिक्कत है, तो नहीं भी लो। जिसने ले लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया वो मत लेना। साइंट है मेरे पास, और भी हैं 1-2, मतलब 6 कंपनी है मेरे पास। सर सम्मान का है, और के लिए रख लो, 200 रुपए हो जाएगा 1-2 महीने में। अभी सर वो बैन में चला गया इसको। बंधन बैंक का कैसे है? 60 टर्म के लिए सर बताइए। 60 टर्म के लिए अभी जैसे US से वो स्टेटमेंट आई है कि जैसे पहले इनने H1 वीजा पे $1,00,000 फीस लगा दी थी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि जो एग्जिस्टिंग वाले पे ना न्यू एप्लीकेशन पे लगाएंगे। तो इससे कुछ खास थोड़े 4-5 दिन के लिए मामला बिगड़ सकता है, बाकी फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अरे सब सही है, टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा। सर आप जो गोल्ड और सिल्वर का बता रहे हैं कि ये एकदम एबनॉर्मली बढ़ा, एबनॉर्मली डाउन होगा, मैं सर बाईकास्ट सुनी हूँ, और मैं 2004 से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। उस समय सोना 4,000 में था, 2004-05 में, और ये जब बढ़ा है डाउन हुआ नहीं है।
1000-2000 डाउन होगा, 4000 बढ़ जाएगा। अब 2005 से देख लीजिए, गोल्ड कभी डाउन हुआ ही नहीं है। सिल्वर में फिर भी थोड़ा सा जंप और आया है, गोल्ड बहुत मजबूती के साथ बढ़ता है। अब ये गोल्ड 1,15,000 चल रहा है और ये सोच लो 90,000 में आएगा, नहीं आएगा। अभी दिवाली में साहब ये 1,30,000 25,000 बिकेगा। 2012 में सिल्वर 71,000 का हाई लगा के 40,000 चली गई थी वापस। 2012 में सर गोल्ड का ऑन एन एवरेज सीएजी जानते हैं सर, आपकी बातों पे 12-13% है। बता देता हूँ। सिल्वर जो है 2012 में 71,000 गई, 3 महीने लगे उसे 40,000 से 71 जाने में, और 15 दिन लगे 71 से 36,000 आने, और फिर 4-5 साल वो 36, 40, 45 के बीच में घूमती रही। 4-5 साल के बाद कम से कम 7-8 साल 71,000 वापिस आया। मेरे एक दोस्त 71,000 चांदी आई, उसने उस दिन 10 किलो किसी के कहने पे खरीद ली। सबने कहने लगे 70 क्रॉस कर दी चांदी 1 लाख। वो 70,000 जैसे ही उसने 10 किलो पत्थर अपने घर में चांदी के बट्टे, और भैया ने मना भी करा, लेकिन भैया कौन बताता है ऐसी बातें, नजर लग जाएगी। जब वो गिर गई, जब वो 40,000 आ गई, यार चांदी में पैसा लगाना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल लगाना चाहिए। मैंने कहा लगा 40,000 2-4 साल में। कह रहा 2-4 साल में मैंने 70 भी खरीदी, अब क्या करूँ? 2-4 साल लगेंगे, तो 4 से 5 साल पहले वापस 71,000 और अब जाके 1,10,000 हुई है। 2012 और 2025 चल रहा है, 12 साल में जाके सिर्फ अभी 71,000 से उसे मानो कि वो 1,10,000 हुई है। तो जब चांदी 40,000 हुई थी, अब उसी टाइम की मैं बात बताता हूँ, जब चांदी 71,000 हुई थी उस टाइम पर 60,000 हुआ था। जब चांदी 71,000 से गिर के 40,000 से गिर के 38,000 पहुंचा था, 48,000 पहुंचा था। तो 60,000 से कोई चीज 48,000, सोना भी गिरता है। अब अगर 20% सोना अब गिरे, अभी सोना क्या चल रहा है 1,10,000, 20% गिरेगा तो 22,000 में गिर जाएगा। उसे कहेंगे गिरना, और वो गिरेगा। 10,000 आए तो हो सकता है बिल्कुल 50-60,000 तो नहीं आएगा, लेकिन एक 10 से 90 आ सकता है। जब 90 आए तब खरीदना ना, 1 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, जब 90 आएगा तब सोने में पैसा लगाइए मेरे हिसाब से। सोना सर नहीं आएगा। आप 1 साल 2 साल बोल रहे हैं ना, 1 साल 2 साल में ये पहुंच जाएगा 1,40,000 1.5 लाख। अब 1.5 लाख जब हो जाएगा तब आप कहेंगे 1,20,000 आएगा। तो हम इक्विटी में ये सोना तो नहीं आएगा, हम इक्विटी, क्योंकि सारे बैंक सारी जो कंट्रीज सारे बैंक वो उस समय जो आप चांदी का बता रहे हैं उस समय सट्टेबाजी हुआ करती थी। अभी जैसे चांदी का है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लग रही है, जो चिप्स बन रहे हैं उनमें लग रही है, और जितने जितने टेक्नोलॉजीज है उसमें यूज हो रही है। इसीलिए अभी जो है चांदी का रेट इतना कम होना बहुत मुश्किल है सर। सोलर में भी यूज हो रही है। सोलर में भी यूज है। आप तो सर सोलर के मास्टर ही हैं सर। सर सोलर पे जीएसटी का सर क्या इम्पैक्ट हुआ है? अगर अभी सोलर लगवाया जाए तो कितना कम हो जाएगा? 7,000 कम हो गए 3 किलोवाट के उस पे। 3 किलोवाट पे 8,000। 7 से 8,000 कम हो गए। कहाँ? अच्छा, तो लखनऊ में लगवा देंगे? हाँ, लखनऊ में तो लगवा देंगे। लखनऊ में रहते हैं सर। 5 किलोवाट का हमें लगवाना, 5 किलोवाट का कनेक्शन है। 5 किलोवाट में 2,85,000 रुपए की कॉस्ट आएगी आपकी, अडानी की। अच्छा सर अभी लोन भी करवा देंगे। सर फ्लैट में क्यों नहीं लग सकते सोलर सर? क्या आपके पास छत होनी चाहिए, लग जाएगा। नहीं, फ्लैट के लिए बोलते हैं कि अभी उसके लिए परमिशन नहीं है, ऐसा कुछ है, सोसाइटी के नाम पर रहता है। परमिशन है, अगर आपके पास छत पे लगाने की परमिशन हो तो लग जा देंगे। वो परमिशन कौन देगा? सोसाइटी के प्रेसिडेंट? सोसाइटी, हाँ। सर सोलर लगाने के बाद मीटर का बिल ज्यादा आने लगा है कि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, आप एक्चुअल बताइए सर क्या है? नहीं ज्यादा नहीं आता, लगाने का तरीका गलत है, जिस लगाने वाले ने गलत लगा दिया। नहीं सर, वो स्मार्ट मीटर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं बोले। हाँ, तो लगाने वाले ने तरीके गलत लगा दिया। सर ये बाकी सोलर और टाटा में क्या डिफरेंस है? टाटा 10,000 20,000 एक्स्ट्रा बैठता है, लोग बोलते हैं टाटा का ज्यादा बेटर है, टाटा ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सबसे बेहतर जो है 3 कंपनियां हैं, अडानी, टाटा और वारी। इन 3 में से कोई सा भी लगा लीजिए, सेम है सारे, और तीनों थोड़े महंगे हैं और इसीलिए मैं अडानी लगाता हूँ। अडानी बेस्ट है। टाटा के केस में क्या है कि इन्वर्टर भी टाटा का लेना पड़ता है, तार टाटा की बढ़िया नहीं, तो हम अडानी का पैनल और उसके साथ आपको हेवल्स की वायर लगाते हैं। तो हम लगा देंगे, अगर आपने लगवाना है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं लगवा दूंगा। लोन वगैरह भी मैं ही करवा दूंगा।
तो ठीक है सर सर। वो मीटर मीटर घूमता क्यों है? इसमें लगाने का क्या प्रोसेस है सर, थोड़ा बताओ ना मेरे को। सर कितने दिन हुए लगे हुए? नहीं लगे हुए नहीं, मतलब लोग कह रहे हैं बहुत सारे जिनको लगे हैं कि मीटर जो है बहुत ज्यादा, पहले 100-200 बिल आता था, अब वो 800-700 रुपए आने लगा। नहीं, सोलर लगने के बाद तो बिल आना ही नहीं चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। नहीं उल्टा बिल आने लगा, वो स्मार्ट मीटर लग गए तो वो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी नेट मीटरिंग नहीं हुई होगी, लगाने वाले की गलती है यहाँ पे। लगाने वाले को सब पता है, वो कर देगा ठीक। उसे कहो तेरे पैसे नहीं देंगे, तूने ठीक से नहीं लगाया, कुछ कहो उसे, परेशान करो उसे, थोड़ा सा लगाने वाले को परेशान करोगे वो ठीक कर देगा। तो इसमें कुछ टेक्निकल है क्या सर? हाँ टेक्निकल है, वो लगाने वाला कर देगा अपने आप। वो नेट मीटरिंग होने में 1 महीना लगता है, 15 से 20 दिन लगते हैं। 15-20 दिन में नेट मीटरिंग हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। सर के लिए 3 फेस इन्वर्टर होना चाहिए। अगर 3 फेस कनेक्शन है तो जो इन्वर्टर लगेगा 3 फेस। अगर 3 फेस कनेक्शन है तो उस पे इन्वर्टर 3 फेस भी चल जाता है और सिंगल भी चल जाता है, दोनों चल जाते हैं। सर मेरे पास बगल में खेत है सर मेरे पास, तो वहां लगा के मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, मतलब क्या उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सर सोलर के साथ? खेत में चलो आपको कमाने का सिस्टम बताऊं? बताइए सर। आप सबको चलो 15 मिनट लगेंगे, मैं आप हाँ खाली जमीन पड़ी हुई है, बताइए सर। 15 मिनट में मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके महीने का 1 लाख रुपया कमा पाएंगे, एक से भी ज्यादा। अरे बताइए सर। बहुत कम बता रहा हूँ, 1 लाख तो, और मजा आ जाएगा आपको। बिजनेस है, कोई किसी को पैसे देने नहीं है, अपने पास ही रखने हैं। बहुत इजी तरीका है पैसा कमाने का, और मैं 4-5 लोगों को करा चुका हूँ भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, वो पैर छूते हैं आगे। तो मैं ऐसे बंदों को कराया है। एक लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनके ससुर जी की एज थी लगभग 65 साल। ठीक है, लड़के की उनकी डेथ हो गई, बच्चे छोटे छोटे, और वो ये कह रहे थे भैया मैं भी बीमारी रहता हूँ, 65 साल मेरी एज है, मैं मर जाऊंगा तो बहू कैसे जिएगी। तो भाई साहब मैंने उनको वो सिस्टम बताया, वो 65 साल के आदमी और आके मेरे पैर छू कर गए, कह रहे भाई साहब अब मैं आसानी से मर पाऊंगा, बिना टेंशन के मर जाऊंगा, मेरी बेटी है ये, बहू नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद इसको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आपने ऐसा सिस्टम करवा दिया कि जिंदगी भर खाएगी। और मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, मैं किसी को भी पेड़ लगा कर देता हूँ, फल नहीं देता। तो मैं आज आपको एक पेड़ लगाना बता रहा हूँ, जो आप अपने लिए भी लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा बंदा लगे कि भैया इसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, तो इसे क्या करवाऊं ऐसा कि इसके खाने पीने का इंतजाम हो जाए 4-5 लाख से, है ना। 4-5 लाख तो भैया किसी के पास भी होता है आजकल। 20-30 ग्राम सोना सबके घर में पड़ा है, 30-40 ग्राम सोना अगर किसी पे पड़ा हो तो 4-5 लाख आ जाते हैं, है ना। तो वो 5 लाख से आप कैसे लाख रुपया महीना कमा सकते हैं वो बता देते हैं। काव्यांश जी आपकी कोई क्वेरी हो तो बोलिए, फिर स्टार्ट करते हैं। सर वो कहना था कि जैसे जो आपका ग्रुप बना है, तो कुछ सर जो शेयर का सुबह सुबह डाल दिया करिए, जो चलने वाला हो गया था। सुबह सुबह डेटा नहीं आता मेरे पास, एक डेटा आता है जिसमें से देख के मैं बताता हूँ क्या खरीदना चाहिए। वो डेटा कभी 5 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, और मेरे को भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो बीच में जब मैं उसे डेटा को बना लेता हूँ, उस डेटा से पता चलता है क्या खरीदना है, तभी मैं डाल दूँ, तभी आप खरीद लिया करें। ठीक, ओके सर। ओके, चलिए मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ, कुछ को समझ में आएगा, किसी किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। जरा ध्यान समझिएगा। मैं एक चक्की पे पहुंचा, वो आटा चक्की थी। मैंने उससे पूछा भाई तेरी चक्की, हेलो हेलो हेलो, तो मैं एक चक्की वाले से पूछा भैया आप अपनी चक्की चलाते हो, इसमें क्या प्रॉफिट है? कह रहा कोई प्रॉफिट नहीं है जी। मैंने कितने रुपए किलो लेते हो? तो उसने मुझे बताया, एक मिनट बस। हेलो, किस चीज की शॉप सर? नहीं सर अब तो बंद हो गई, कल मिलेगी। हाँ जी, रेडीमेड का भी है, सोलर का भी है, इसलिए पूछा मैंने। जी जी, कल तो मंगल है, परसों मिल जाएगा आपको। हाँ मंगल में बंद रहते हैं। क्या लेना था? हाँ जी, जीन्स तो होती ही नहीं है हमारे पास।
लेडीज रेडीमेड है सर, कुर्ती टॉप लेगिंग जैगिंग प्लाजो। हाँ जी, तो मैंने उससे पूछा भैया आपकी चक्की पे कितना प्रॉफिट है, तो उसने मुझे बताया सर कुछ प्रॉफिट नहीं, रो रहा था। मैंने कहा सर रो क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता यार, लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, बिजनेस में से प्रॉफिट निकालने के लिए दिमागी तो लगाना पड़ता है। तो भाई उसने बताया 65 साल के अंकल थे वो, तो उन्होंने कहा जी कुछ प्रॉफिट नहीं है, और मेरा तो बेटा भी चला गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कहा सर अंकल जी बताओ तो क्या प्रॉफिट नहीं है, आप समझ लो आपके पास कोई बंदा ऐसा ही आ गया जो आपको प्रॉफिट करा देगा, बताना पड़ेगा लेकिन। तो कहने लगे भैया हम गाँव में हमारी चक्की है, हम 3 रुपए किलो लेते हैं, 15 रुपए धड़ी, और वो चलाते थे उसको क्या कहते हैं इंजन से, मतलब डीजल से। तो वो कह रहे सर 3 रुपए का तो डीजल ही लग जाता है, 2.5-3 रुपए का, यानी कि लगभग 25 पैसे पर केजी वो बचा पाते हैं। कह रहे अगर काम ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में 200 किलो गेहूं पिस जाता है, तो अगर 25 पैसे पर किलो भी बचाया तो एक ही घंटे में 200 किलो पिस रहा है, तो 25 पैसे के हिसाब से भी लगभग 100 किलो पे 25 रुपए, 200 किलो पे 50 रुपए, 50 रुपए घंटा उन्हें बच जाएगा। और अगर पूरे दिन में 10 घंटे भी अगर उन्हें पिसता तो 500 रुपए रोज बच जाएंगे। और कह रहे 500 तो गाँव में बहुत होते हैं, मतलब उनका टारगेट था कि मैं 500 रुपए रोज भी बचा लूं तो मैं खुश हूं, लेकिन उसके लिए उन्हें कितना पीसना पड़ेगा, 2000 किलो गेहूं रोज पीसना पड़ेगा। और चक्की वो पीस सकती है, करना क्या है बस कट्टा उठा के चक्की में डाल देना, गेहूं पीस के नीचे आ जाएगा, आटा बन जाएगा। इस काम से वो 500 रुपए बचा पाते थे। मैंने अंकल जी से कहा अंकल जी आप इसे इंजन से ना पीस के लाइट से पीसो। कह रहे लाइट से पीसते तो उसके लिए तो पहले कनेक्शन कॉमर्शियल लेना पड़ता है बहुत बड़ा, 1-1.5 लाख रुपया लगता है, और फिर यूनिट भी महंगी होती है। इंजन से तो सस्ता पड़ता है, लेकिन शुरू की 1.5 लाख कहाँ से लाऊं। मैंने कहा नहीं ये भी बात है। मैंने कहा फिर भी अच्छा लाइट में कितना खर्चा आता है। कह रहे लाइट से भी अगर मैं पीसूंगा तो 2 रुपए किलो का खर्चा आएगा। मैंने कहा तो फिर आप अगर 2 रुपए किलो लाइट से पीसोगे तो आपको सीधे सीधे 1 रुपया बचेगा। जो आप 500 रुपए रोज बचा रहे हो वो 2000 बचेंगे रोज के, कि लेकिन उसके लिए पहले शुरू में 1.5 लाख भी तो लाने पड़ते हैं। दूसरा उसके लिए फिर 2000 किलो गेहूं भी तो होना चाहिए मेरे पास, कभी कभी कम भी आता है, लेकिन लाइट का बिल तो पूरा आएगा। मैं कहा अच्छा भी बात है। तो फिर मैंने तीसरा सिस्टम बताया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आप भी अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी चहीते को बचा सकते हो, और बताने की जगह आप अपने आप ही लगा सकते हो। बहुत मोटा प्रॉफिट है और बहुत बढ़िया सिस्टम मैंने बताया उन्हें, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। आप कहोगे तो मैं ग्रुप पे आज वीडियो भी भेज दूंगा उनकी, जो उनके यहाँ पर लड़का, उनका चाचा का लड़का साथ में पार्टनर है, वो उस बात को कर रहे हैं। तो क्या करना है आपने, अगर आप घर में चक्की लगाना चाहो आटा चक्की, तो 50,000 रुपए में, 50,000 से लेके 70,000 रुपए में आटा चक्की आ जाती है क्रॉम्पटन की। क्रॉम्पटन की लाइट से चलने वाली आटा चक्की मोटर वगैरह सब मिला के आ जाता है। 70,000 रुपए में आप चक्की लगा सकते हो। अब उसे चलाओगे कैसे, लाइट से। लाइट से चलाने की जगह मैं कह रहा हूं कि आप उसके लिए सोलर लगवा लो। अब जरा ध्यान समझिए, अब मेन चीज यही है। अगर आप, इसमें 2 तरह की आती है, एक 7.5 HP की आती है और एक 10 HP की आती है। मैंने जो ये कॉस्ट बताई है 10 HP की, 7.5 की तो कॉस्ट और कम है। 10 HP की चक्की चलाने के लिए 16 किलोवाट लगाना पड़ता है, और 7.5 HP की चक्की चलाने के लिए 12 किलोवाट सोलर लगाना पड़ता है। अब मैं 16 किलोवाट की कॉस्ट बता रहा हूँ, वो है 4 लाख रुपए। 12 किलोवाट की है 3 लाख। यानी कि अगर आप 7.5 HP की चक्की लगाते हो तो लगभग 3.5 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, और अगर ये वाली लगाते हो तो 4,70,000 की कॉस्ट आएगी। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 4,70,000। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 4,70,000। और अगर इनकम की बात करें तो 10 घंटे चलेगी, सुबह को 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, तो लगभग 9 घंटे चल गई। 9 में भी आप इसे 8 घंटे मान लेते हैं, और 200 किलो पर घंटा पीसेगी तो हम इसे 1500 केजी मान लेते हैं। 1500 केजी रोज पीस देगी, और मार्केट में जो रेट है पीसने का वो 3 रुपए 2.5 रुपए तो है ही। चलो हम उसे 2 रुपए मान के चलते हैं, क्योंकि कभी कभी कम भी आएगा आपका पीसने के लिए। तो आप 3,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए पर डे कमा सकते हो। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। आपने अपनी छत पे, जिसको लगाने के लिए मुझे सिर्फ 150 गज जगह चाहिए, 100 से 150 गज जगह चाहिए, 150 गज मान लीजिए, 150 गज जगह में बड़ी चक्की और 120 गज जगह में छोटी चक्की लग जाएगी। 7.5 HP के लिए 120 गज और 10 HP के लिए 150 गज जगह चाहिए। उस 150 गज में मैंने आपके ऊपर पैनल लगा दिए, पैनल से वायर नीचे लाया, उसे चक्की में जोड़ दिया, और चक्की चल रही है। ना आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, कोई बिजली का कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको उसमें कोई बैटरा लगाना है, ना ही कोई आपको इन्वर्टर लगाना है। सीधा पैनल से तार आएगा और चक्की में लग जाएगा। एक बटन लग जाएगा, बटन ऑन करोगे चक्की चल पड़ेगी। सुबह को 8:30 बजे शुरू हो जाएगी,
शाम को 6 साढ़े 6 जब तक धूप रहेगी, 5 साढ़े 5 मान लो, 8 से 9 घंटे चलेगी। उस 8 से 9 घंटे में आप 1600 केजी मिनिमम पीस लोगे, 1500 मान लीजिए, 1500 केजी भी पिस्सा 3 रुपए का रेट है, 4500 रुपए आपकी जेब में जाएंगे, कोई खर्चा ही नहीं है, ना लाइट का ना किसी और चीज का, कुछ खर्चा नहीं, ना कोई 10 साल में बैटरा बदलना है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, बस चक्की चलेगी। पैनल की लाइफ है 30 साल, 25 साल की तो कंपनी से गारंटी है, 30 साल चल जाएगा। तो 25 साल तक आप 3000 रुपए रोज कमा लोगे। मैं 2 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अगर 3 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 4500 कमा लोगे। खर्चा क्या है, एक 10,000 रुपए महीने का लड़का रखो, वो सारा गेहूं इधर उधर डालने डूलने का काम है, सारा हिसाब रखने का काम एक बंदा कर देगा। तो आपने कमाए पूरे महीने में 4500 रुपए रोज के हिसाब से लगभग 1,30,000 रुपए। 10,000 का आपने लड़का रखा, 1,20,000 आपने कमा लिए। छोटी मोटी टूट फूट ये वो के लिए मैंने 20,000 रुपए डाल दिए, 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। और क्योंकि आपके रेट सबसे कम है, सब आपके पास ही आएंगे। चलो 3 रुपए में मत रखो, आप रेट कर दो 2 रुपए। अगर कोई लाइट वाला है उसे 2 रुपए की कॉस्टिंग आती है, वो 2 रुपए में नहीं कर सकता। अगर कोई इंजन वाला है जो डीजल से चला रहा है, उसे 2.25 रुपए की कॉस्टिंग आती है, वो तो 2 रुपए में पीस ही नहीं सकता। यानी कि अगर आपने 2 रुपए का रेट कर दिया तो आप छोड़ो, आपके अड़ोस पड़ोस में जो 40-50 चक्कियां वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि 2 रुपए में तो उनकी कॉस्टिंग भी नहीं आ सकती, वो आपका कंपटीशन कर ही नहीं सकते। और आपके 2 रुपए पूरा प्रॉफिट है, तो आप इसका 2 रुपए रेट कर दीजिए, 2.5 भी कर देंगे ना तो भी आपका कंपटीशन नहीं कोई कर पाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, एक चक्की लगा लेनी है। और चक्की लगाने के बाद जो नॉर्मल बंदे हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी, उन्हें 3 रुपए पिसाई देनी है, क्योंकि उन्हें कोई दूर थोड़ी जाना है, वो तो आपके पास आने ही आने हैं। 3 रुपए में भाई कहीं और से पिसवाएंगे तो भी 3 रुपए तो आपसे ही पिसवा लेंगे। और आप कांटेक्ट करोगे बाहर के रिटेलर से। आप कभी कभी क्या करते हो, आप शॉप पर जाते हो, उससे कहते हो जी आटा दे दो, तो आपको 10 किलो का पैकिंग वाला कट्टा देता है, उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता, वो व्हाइट कलर का कट्टा है, और वो कहता है जी हम अपना पिसवाते हैं, एक बार यूज करके देखो बहुत बढ़िया है। और आप यूज करते हो, वो अच्छा भी होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गेहूं का ही पिसा हुआ है। तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो पूरे के पूरे गांव का गेहूं खरीद लेते हैं, और फिर आप जैसी चक्कियां जो 2-2 रुपए में पीस रही है किसी भी तरीके से, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एक साथ, भाई 20,000 किलो पीसना है एक महीने में, पीस दो। आपको किसी और का काम करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही बंदे का पीसते रहो 2 रुपए किलो के हिसाब से। आएगा ट्रैक्टर, ट्रक भर के लाएगा वो कट्टे, गेहूं के कट्टे आपके यहाँ रख देगा, और रोज की रोज कहेगा ये एक ट्रक रोज पीसना है, सुबह से लेकर शाम तक वो उसी का पीसते रहो। एक की जगह 4 चक्कियां लगा लो, और चारों चक्कियों पे बस यही चल रहा है, और वो शाम को रोज एक ट्रक भर के ले जाएगा। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। कोई खर्चा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लाइट का कनेक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, चुपचाप काम करना। और पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, सिर्फ 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख लगा के 30 साल की छुट्टी, 30 साल बाद फिर 2-2.5 लाख और लग जाएंगे, फिर 30 साल की छुट्टी, क्योंकि 30 साल बाद सिर्फ पैनल ही तो बदलेगा, बाकी सब चीज तो वही रहेगी। तो मतलब ये एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो हर कोई कर सकता है। और जिसको 10-20 हजार ही कमाने हैं ना, वो तो टेंशन ही छोड़ दो भैया। 4.5 लाख लगा के अगर आपने 30,000 महीना भी कमा लिया तो लगभग 8% महीना आ रहा है। कम होता है क्या? गरीब से गरीब आदमी ये काम कर लेगा और बढ़िया कमाएगा। गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। तो किसको लगता है सर मजा नहीं आया इसमें, कुछ और बताइए। अच्छा, किसको लगता है बढ़िया था लेकिन चक्की नहीं खुल पाई। सर ये बहुत बढ़िया है, बहुत कम कॉस्ट में। और बिजनेस में देखो आप 5% 10% मार्जिन देते हैं इसमें, तो फिर आपका हाँ तो बहुत अच्छा सब। लेकिन एक आध और बिजनेस बताइए सर। एक दूसरी बात पूछा थी सर, अभी शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? धामपुर, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर मिल। देखो, हमें पैसा वहां इन्वेस्ट करना है जहां प्रॉफिट हो। और गवर्नमेंट को होता है नुकसान चीनी का रेट बढ़ते ही। अगर चीनी का रेट ज्यादा बढ़ गया ना, तो एक बार प्याज की वजह से गवर्नमेंट गिरी थी, फिर चीनी की वजह से गिर जाएगी। तो जब चीनी का रेट गवर्नमेंट कभी बढ़ने देगी ही नहीं, तो फिर उसे प्रॉफिट कैसे आएगा? तो ये वाली कंपनीज में कभी पैसा मत लगाना। मैंने जिंदगी में आज तक कभी ट्रेडिंग के लिए भी शुगर के स्टॉक नहीं खरीदे। बेच सकता हूं मैं, बेच तो सकता हूं मैं, खरीद मेरा लॉस हो जाएगा। शुगर के स्टॉक में कभी पैसा मत लगाना। शुगर के स्टॉक में कभी प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं वो कभी प्रॉफिट में आए कंपनी। वो गवर्नमेंट चाहती है हम नुकसान ही करती रहे, तो बस सस्ती बेचते रहे, पैसे हम देते रहेंगे तुझे, और ऐसे ही चलते रहने दो। ये एक सेक्टर ऐसा है, ये कभी प्रॉफिट में आएगा ही नहीं। छोटी मोटी न्यूज के कि भैया वो शीरा बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो पेट्रोल में ब्लेंडिंग, तो वो भाग जाते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है जी। मोटर वगैरह सब ज्यादा सेमीकंडक्टर में
कोई है अच्छा स्टॉक? सेमीकंडक्टर में डिक्सन है ना, डिक्सन बना रहा है सेमीकंडक्टर, डिक्सन। टीवी रेफ्रिजरेटर सब चीज बना रहा है डिक्सन। नहीं ये सर आज तो सर अनिल सिंह भी बोल रहा था उसका। डिक्सन सेमीकंडक्टर भी बना रहा है। 16,000 18,000 बहुत महंगा है ना सर। 2-4-500,000 रुपए तक का हो तो चलेगा। अरे तो कम खरीद लो ना, 18,000 के 10 शेयर खरीद लो, 1 शेयर खरीद लो। फ्यूचर ले लो। आइशर मोटर जब मैंने जिंदगी में पहली बार लिया था तो उस दिन 4,000 का था। एक अंकल जी हैं हमारे यहाँ के, आईटीसी में जॉब करते थे, रिटायर हो गए थे, बहुत नॉलेज थी उन्हें। मेरी नॉलेज का कुछ पार्ट तो उनकी वजह से भी है। तो मैंने अंकल जी से ऐसे ही पूछा, अंकल जी आप जो भी शेयर बताते हो भाग जाते हो, जरा बताना। तो अंकल जी ने कहा आइशर मोटर ले ले। मैंने कुछ नहीं, आओ देखा ना था, आइशर मोटर लगाओ भाई। आइशर मोटर सामने लगाया, ले लो 10 शेयर। अब मुझे पता ही नहीं था वो 5,000 का शेयर है। उसने कहा ले लो 10 शेयर, हाँ ले लो। उसने ले लिया। फिर मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी और क्या लूं? अंकल जी ने मुझे 1 शेयर और बता दिया। मैं कहा भैया ये भी ले ले 20 शेयर। कह रहा पैसे ही नहीं आपके अकाउंट में। मैंने क्यों यार, अभी तो 1 लाख रुपए डाल लेते। कह रहा 50,000 के तो आइशर मोटर लिए। मैं कहा 10 शेयर ही तो लिए। हाँ तो 5,000 का शेयर है ना, 4,000 का। तो उस टाइम वो 4,000 का शेयर था, मैंने 10 ले लिए। और भैया थोड़े बहुत मैंने वो ले रखी थी कॉल पॉल, तो मेरे पैसे नहीं मिट गए सारे, 1 लाख ही थे अकाउंट में। छोटा बच्चा था ना उस टाइम, 17-18 साल का, पहली बार बता रहा हूँ। तो भैया मैंने कहा अंकल जी तो आपने ज्यादा दिलवा दिया, आपको बताना चाहिए था 4,000 का शेयर, में 2 शेयर लेता। तो अब ले ले, अभी कौन सा तुझे नुकसान हो गया। मैं कहा चलो अब तो ले लिए, अब ब्रोकरेज लगेगी, थोड़ा प्रॉफिट ले लूंगा, शाम को बेचूंगा। तो मैं अपना कॉल वॉल में बिजी हो गया, कॉल मेरी गिर रही जा रही थी, लॉस हो रहा था मुझे, मैं उसमें बिजी हो गया। शाम को मैंने देखा यार 10,000 का प्रॉफिट किस में आ रहा है, ये 10,000 का प्रॉफिट किस में आ रहा है। कह रहा 10,000 का, कहाँ आ रहा 10,000 का, 1,000 होगा। मैंने कहा हाँ यार 1,000 होगा। ध्यान से देखा तो 10,000 ही था। पता है किस में आ रहा था, आइशर मोटर में। वो जो 4,000 का लिया था ना, वो एक ही दिन में 5,000 हो गया था, 20% ऊपर। तो मैंने अंकल जी से कहा, अंकल जी 10,000 आ रहे, बेच दूं क्या? अरे 10,000 हो जाएगा, अभी मत बेच। कह रहे 2-3 साल रख ले, 10,000 हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा यहाँ से भी। मैंने कहा अंकल जी एक ही दिन में 20% आ रहा, बेच दूं क्या? अरे नहीं बेचिए मत, ये तो बढ़ेगा। मैं अंकल जी लालच आ रहा है। तो मैंने क्या करा, 10 में से 9 शेयर बेच दिए, 1 रख लिया। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ था, 10,000, और शेयर कितने का था, 5,000 का। मतलब मैंने प्रॉफिट भी नहीं छोड़ा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का 1 शेयर लेके डाल दिया। मैंने अंकल जी बस 1 शेयर डाल दे, जो प्रॉफिट हो उसी में रहने। तो अंकल जी कह रहे 2 तो डाल, जब 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 के 2 शेयर तो रख, फ्री के ही हैं। तो मैं कहा चलो अच्छा आपके कहने पे 1 और ले लेता हूँ। 2 शेयर लेके मैंने डाल दिए। अब वो 2 शेयर मेरे पास 2-3 साल पहले तक थे, यानी कि वो मेरे फ्री के थे। ठीक है, बोनस मिल के पता वो कितने के बिके, लगभग 50,000 रुपए के, जो कि फ्री के थे। भाई मेरा तो कुछ लगा ही नहीं उसके अंदर, 50,000 के बेचे मैंने वो 10 साल में, फ्री के थे वो। तो भाई साहब जैसे अंकल जी ने आइशर मोटर बताया था, इस वाले अंकल जी ने आपको क्या बताया, डिक्सन। पता नहीं क्या से क्या होगा, ले लो और रख लो, बाकी इच्छा आपकी है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को भी चक्की लगवानी हो तो हमसे संपर्क करें, हम लगवा देंगे, ऑल ओवर इंडिया लग जाएगी। और इससे आपको फल मिलेगा, वो आपको दुआएं देगा। बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का भी बिल 50,000 से ज्यादा आ रहा हो, किसी का भी बिल फैक्ट्री का या किसी चीज का 50,000 से बिल ज्यादा आ रहा हो, तो हम सोलर लगा के उसका वो बिल बचा देंगे। और 50,000 का बिल महीने का बचाने के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए लगते हैं। 50,000 रुपए महीने का बिल जीरो करने के लिए 20 से 25-30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द वो किस तरह से लगाना चाह रहा है। अगर कम से कम में लगवाना चाहेगा तो 20 लाख में लग जाएगा। तो 20 लाख रुपए लगा के अगर आप अपना 6 लाख रुपए साल का बिल बचा सकते हो तो 3 साल में तो पैसे पूरे हो जाएंगे और 30 साल चलेगा ये प्रोजेक्ट। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और ऐसी पार्टी बताने वाले को मेरी तरफ से 10,000। आपने सिर्फ उस सर हाँ जी, ये सोलर आप ऑल इंडिया लगवा रहे हैं क्या हम? अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो मैं ऑल ओवर इंडिया लगा दूंगा। 2-4 किलोवाट होगा तो नहीं आऊंगा। 5 किलोवाट कहां पर, छिंदवाड़ा कहां पड़ता है, कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। दूर पड़ेगा 5 किलोवाट के लिए। मैं कोई और बंदा बता दूंगा जो लगा देगा, मैं कोई ना कोई बता दूंगा। ठीक है सर। मैं ढूंढ के कोई ऐसा बंदा बता दूंगा जो लगा दे।
क्योंकि मध्य प्रदेश का मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। जो चक्की का प्लांट होता है वो बिना रजिस्ट्रेशन के लग सकता है, लेकिन जो घर वाले प्लांट होते हैं ना, इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। मेरे पास मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा मेरा पार्टनर बनना चाहे इस काम में, तो सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप ये काम में 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई बंदा फुल टाइम इस वर्क को कर सके तो हम ट्रेनिंग भी देंगे, हम साइट्स भी अपने आप दे देंगे आपको, जो लगवाना चाहते हैं वो भी हम ही बताएंगे। मतलब आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने तो ट्रेनिंग लेके बस समझाना आना चाहिए और लगाना आना चाहिए, बस सारा काम हम करेंगे। हम साइट्स भी हम दे देंगे, प्रोजेक्ट भी हम ढूंढ देंगे, सेल भी हम कर लेंगे, लगवाने का तरीका भी हम बताएंगे। हमें तो वहाँ एक बंदा चाहिए जो हम कहें वो करता रहे बस, और मोटा पैसा कमाओगे आप। हर एक साइट पे 30 से 40 हज़ार रुपये बच जाते हैं। जो हमारे साथ पार्टनर रहेगा 50-50 रहेगी उसकी और हमारी। तो हर साइट पे लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा। 3 किलोवाट की साइट का बता रहा हूँ मैं। जैसे जैसे साइट बड़ी होगी वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। 5 किलोवाट की साइट पे कम से कम 80 हज़ार बच जाते हैं, और अगर 10 किलोवाट की साइट मिल गई तो मजा ही आ जाता है। और अगर 50 किलोवाट या चक्की की साइट मिल गई तो बवारे ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर चक्की कौन दिलवा रहा है मुझे अब? बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। है ना। और कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहे तो सिर्फ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और काम बढ़िया है। हर तरह की ट्रेनिंग हम देंगे, हर चीज हम सिखाएंगे। 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपने हमें देनी है पार्टनरशिप करने के लिए। बाकी सारी इन्वेस्टमेंट हमारी है। 20 लाख लगे या 50 लाख लगे वो सब हम लगाएंगे। आपने जो 5 लाख दिया है वो भी 5 लाख सेफ है आपके। वो 5 लाख भी आपके सेफ है। ठीक, 5 साल बाद, 5 साल के लिए मिनिमम पार्टनरशिप होगी। अगर आप उसे छोड़ना चाहेंगे तो 5 साल बाद वो आपके पैसे आपके वापस आ जाएंगे, क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन मिनिमम 5 ईयर्स के लिए देती है। 5 ईयर्स के बाद आपके जो पैसे लगे हैं वो वापस मिल जाते हैं। भी आपके पैसे वापस कर देंगे अगर आपको पार्टनरशिप तोड़नी है तो। पार्टनरशिप जल्दी तोड़ दो, लेकिन जो 5 लाख आप शुरू में सिक्योरिटी दे रहे हो वो 5 साल बाद आएगा। ठीक है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मेरे साथ जुड़ेगा कभी। सर ये अभी आप साउथ में भी करते हो क्या, हैदराबाद या कर उसमें? सकते हो, लेकिन क्या है कि मैं हैदराबाद नहीं आ सकता ना। 50,000 हाँ के लिए 50,000 तो मेरा टिकट ही लग जाएगा एक बार आने का। तो इसलिए हाँ हैदराबाद में पार्टनर चाहिए। कि मैं ओके सब दूंगा, कैसे होगा, करना आपने है। और करने ठीक है। कुछ करना नहीं पड़ता, आपने जाके किल्ले नहीं ठोकनी। हाँ बंदा वहां मिल जाएगा, मटेरियल हम वहां पहुंचवा देंगे। आपने तो ओके बंदे को समझाना है। अब हैदराबाद में जो लैंग्वेज चलती है वो हमें तो नहीं आती ना, हाँ सही समझाना पड़ेगा। वो कहेगा जी मुझे 3 किलोवाट का सोलर लगाना है, आपको समझाओगे इतने पैसे लगेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, यहाँ लगेगा वहां लगेगा, ये सब आपने समझाना है। ओके उसके बाद उससे ऑर्डर आपने उठाना है। जो लगवाना चाहते हैं ऐसे 100 बंदे महीने के मैं बताऊंगा आपको अपने आप हैदराबाद के। ओके बाद में जो 100 बंदे सोलर लगाना चाहते हैं वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने जा ओके बात करनी है उनके घर पे। और 100 में से अगर 10 बंदे भी मान गए, एक बंदे से 20,000 भी बचे, 2 लाख बच गए बैठे बैठाए। सही है सर, मैंने बढ़िया सर। हरिद्वार में एक बंदे को करवाया है, पार्टनरशिप की हमने उसके साथ। वो हरिद्वार का बंदा भी, उसकी एज 25 साल की थी, बच्चा ही है वो, पहली जॉब थी उसकी ये। उस बंदे ने 1 महीने में 20 लाख की सेल दी है। ओ पहले महीने में ही 1 लाख सही कमाया उसने पहले महीने में। मतलब 20 लाख पे हमें लगभग 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना। और हमने हाँ तो परसेंटेज दी हुई है, वो 20% का पार्टनर है हमारा। ओके कि उसने पैसे नहीं लगाए शुरू में, जो 5 लाख लगाने थे उसने वो 5 लाख नहीं लगाए हैं, उसने कुछ कम दिए हैं, तो इसलिए हमने उसके परसेंटेज कम कर दी। तो 20% का पार्टनर है। अगर उसने वो 5 लाख दिए होते तो 2.5 लाख तो उसके वापस आ गए थे पहले महीने में। लेकिन बेवकूफी से ही बोलते हैं ना, क्या है सर मैं 5 लाख दे देता हूँ। नहीं, जो एक बार पार्टनरशिप होगी वही चलेगी। 5 साल बाद दे दियो। अब वो 5 साल में जो 1 करोड़ कमा सकता था, पर वो 20 लाख ही कमाएगा। 80 लाख कर लिया अपने 5 लाख के लालच में। सर हर किसी को मतलब पैसा कमाने में इतना पेशेंस नहीं रहता। मुझे तो लगता है कि एकदम से मिल गया तो हवा हवा ही हो जाते हैं। डाइजेस्ट करना। मैं जितने भी तरीके आपको बताऊंगा ना, देखिए आप सबके मन में ये है बैठा हुआ है, एक दिन में 1 लाख तो हम कमा ही नहीं सकते। 1 लाख अगर एक दिन में कमाने की कोई बात करता, आप सुनना भी पसंद नहीं करते। कुछ अगड़म सगड़म ही बताएगा, कुछ ना कुछ जोड़ जाल बताएगा। मैं झोल जाल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए महीना कमाने का तरीका बता रहा हूँ, और बिल्कुल सही तरीका है। मैंने आपको
मैंने आपको वो बताया चक्की वाला, वो भी बेस्ट है, और जो मैंने आपको सोलर वाला बताया, पार्टनरशिप कर लीजिए मेरे साथ। सोलर वाला काम भी तो चक्की से रिलेटेड है, चक्की भी लगवाना लोगों की, और सोलर का कर लीजिए, बहुत बढ़िया साइड बिजनेस की तरह कर लीजिए। सर एमपी में जैसे आप कहाँ कहाँ अरेंजमेंट कर सकते हैं सर? जैसे ग्वालियर है आपके पास ऑल में। ओवर इंडिया कर सकता हूँ। अच्छा। जो भी मेरे से फ्रेंचाइजी लेगा वो जहां जहां संभाल सकता है अपने चारों तरफ, जितने किलोमीटर तक वो संभाल सके, उतने किलोमीटर का एरिया उसका। अच्छा अच्छा। मान लीजिए आपने ग्वालियर लिया, तो एमपी में जब भी मैं कोई पार्टनरशिप करूंगा किसी और के साथ, तो मैं नहीं करूंगा, फिर एमपी आप संभाल लेंगे, फिर एमपी की पार्टनरशिप आप करोगे जाके, समझ रहे हैं? फिर वो एमपी की पार्टनरशिप मेरी नहीं रहेगी, फिर वो एमपी की पार्टनरशिप रहेगी आपकी। उसमें क्या होगा, आपकी मेरी 50-50 है, फिर एमपी में जितनी पार्टनरशिप होगी वो आपकी 50-50 रहेगी, मतलब 50% मेरा, 25 आपका, 25 नए वाले का, या फिर नए वाले का 40 दे देंगे, आप 10 रख लीजिएगा। वो आपने बात करनी है उससे कि वो आपको कितना देगा, क्योंकि आपने तो ढूंढी नहीं, वो ढूंढी तो मैंने है, लेकिन फिर भी मैं आपका शेयर उसके अंदर रखूंगा, क्योंकि आप उसके पास है। कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन आप दे सकोगे, मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपको भी बीच में जरूर डालूंगा, चाहे 10% ही मिले, आपको मिलेगा। तो अगर एमपी में किसी एक बंदे को दे दिया तो वो सब फिर पूरे एमपी को उसी के वही चलाएगा, फिर चाहे उसे 5% मिले, दूसरे बंदे का 10% की मिलेगा, समझ रहे हैं? तो अगर आप कोई भी करना चाहे तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, हम करेंगे काम मिलकर, और इसमें कहीं से कहीं तक कोई लॉस नहीं है। आपने शुरू में 5 लाख जो हमें देने हैं वो सिक्योरिटी है, वो हम स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट लिख कर देंगे आपको कि हमने आपसे 5 लाख रिसीव करे हैं, और वो 5 साल बाद रिफंडेबल है, ठीक है? तो कोई भी किसी भी तरह का लॉस नहीं, और जब आप काम करोगे 5 लाख तो पहले ही महीने कमा लोगे भाई। सर मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ लीड्स आपको डायरेक्ट आएंगे, हमको फॉरवर्ड करेंगे, वो हम जाकर बात करना है। हाँ, लीड्स आपको खुद भी ढूंढनी है, और वरना मैं इतनी लीड दे दूंगा आपको कि आपसे वही टैकल नहीं होगी। मेरे पे इतनी लीड आ रखी है इस टाइम की 4 दिन पीछे चल रहा हूँ मैं, मतलब जो लीड मेरे पास 4 दिन पहले आई थी मैं उसे कॉल नहीं कर पाया अभी तक। इतनी लीड्स है मेरे पास हर चीज का तरीका होता है, और मैं हर काम ऑप्टिमल तरीके से करता हूँ। जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से लोग सोच भी नहीं पाते। आपने कभी सुना है मेरे पास लाइन लगी हुई है ग्राहकों की, मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है, किसी के मुंह से सुना है कभी ऐसा? नहीं सर। मेरे पास वो चीजें हैं। सही है। वो चीजें मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मेरे पार्टनर बनोगे, कि वो मैं आज तक कभी ग्वालियर आया नहीं हूँ, मैं आज तक कभी एमपी में नहीं घुसा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं एमपी में लाइन लगा दूंगा लोगों की। कैसे कह रहा हूँ? कुछ तो होगा ना मेरे पास, कॉन्टैक्ट होगा, तो आपको सही है। करना, पैसा कमाना कितना आसान है समझ में आएगा। सही सर, हमको आपके साथ पार्टनरशिप में करना ही पड़ेगा पैसे के लिए। मतलब नॉलेज भी बढ़ जाएगी। देखो बहुत चीजें हैं। हाँ। मैं आपको अपना व्हाट्सएप खोल कर दिखाऊं ना, लाइन लगी हुई है, सबने मुझे मैसेज भेज रखा है, सर मुझे कॉस्ट बता दो, मुझे कॉस्ट बता दो। मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा है कॉस्ट बताने का, ये चीज है। तो इतनी लीड्स आ जाएंगी कि बरसात हो जाएगी लीड्स की। तो सर मतलब आप पे अभी हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स भी रहते होंगे कि दूसरा कंपनीज, कोई कुछ भी रहता हो, हमारे पास लीड्स आ जाएंगी, हमारे पास काम आता है हमें करना, हमारे पास रेट अच्छा है, हम उसे समझाएंगे, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और हम उसका काम कर देंगे। कॉम्पिटिटर की बात तो तब आएगी जब उसके पास लीड पहुंचेगी। सारी लीड हमने ही चुरा ली पहली। मार्केट में जितने बंदे लगाने वाले होंगे, जैसे उनके मन में लगाने को आएगा हमें पता लग जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, वो मेरा काम। ओके ठीक है। इतनी लीड्स आएंगी कि मतलब परेशान हो जाओगे। 3 बंदे रखोगे यार, लीड ही मैनेज करने के लिए 3 बंदे रखोगे, क्योंकि सबके घर घर जाके देखना पड़ेगा। एक दिन में आप 5 बंदों से ज्यादा नहीं मिल सकते। हर किसी का जाने में आने में 1-1.5 घंटा तो लगता है। तो एक दिन में 5 ही लीड कर पाओगे, आएंगी 50, कैसे करोगे बाकी 45? तो टीम बढ़ाना पड़ेगा, बंदे रखोगे और क्या। बल्कि आप मुझे पता क्या कहोगे, सर लीड रोको थोड़ी दिन, पहले कर लेता हूँ, फिर और देना, अभी मत दो। रोकूंगा फिर, क्योंकि लीड लाना फ्री में तो आती नहीं, लीड पैसे लगते हैं। तो फिर हम वो रोक देंगे थोड़े दिन के लिए। पहले 50 लीड निपटा लो, जब खत्म हो जाएगी फिर लगा देंगे, फिर 50 आ जाएंगी, फिर जब ये खत्म हो जाए फिर लगा देंगे। सही है। 8 रुपए लगते हैं मेरे एक लीड लाने के। ओके, मतलब आप सोशल मीडिया में एड्स डालते हो? हाँ, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही लाऊंगा लीड्स, और वो इफेक्टिव लाऊंगा, वही लीड आएगी जो लगवाना चाहती है।
फालतू हम्म, तो वो तरीके में हैं कि कैसे लानी है। ओके तो ये सब चीजें दूंगा मैं आपको A to Z। सर अभी तो आपसे जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें साथ में करेंगे सर, अभी तो शुरुआत ही है, 10 दिन 15